हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी भी जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एडुटेरिया का 70th बीपीएससी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। ये एडुटेरिया की बुक है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। प्रैक्टिस सेट 2 जो है वो कम्प्लीटली मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आज हम कवर करने वाले प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं कहूँगा कि चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा ऐसा ही कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट को रिगार्डिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और ये 3 स्टेटमेंट है। उसके बाद जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो 3 स्टेटमेंट सबसे पहले देखेंगे, उनको समझेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेर रिटन इन पाली लैंग्वेज। बिल्कुल सही है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते थे वो ओल्डेस्ट वाले जो पाली लैंग्वेज में ही लिखे जाते थे। इनफैक्ट जो अशोकन पिलर थे उन पे भी पाली लैंग्वेज का ही यूज हुआ है। तो 2nd सेंचुरी बीसी में ओल्डेस्ट कह सकते हैं कि बुक जो है लिखे जाते थे उस समय। तो पहला तो सही है। दूसरा कहता है कि पाली लैंग्वेज वाज स्पोकन इन कन्नौज और नॉर्दर्न बिहार। ये गलत है दोस्तों। जो पाली लैंग्वेज था वो मोस्टली कन्नौज और नॉर्दर्न बिहार में नहीं, ये मगध और साउदर्न बिहार कह सकते हैं जिसे वहाँ पे बोला जाता था, मगध रीजन में बोला जाता था। दूसरा गलत है। तो तीसरा कहता है कि द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ महात्मा बुद्धा आर कॉल्ड जातका। ये बिल्कुल सही है। यही स्टोरी की पेंटिंग अजंता की गुफाओं में भी की गई है और इनके डिफरेंट जो है लाइफ फॉर्म को ऐसा इमेजिन करके उनके बारे में कहानियाँ बनाई गई हैं। इसे जातक कहा गया है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। हमसे ट्रू पूछा है तो आंसर हमारा क्या होगा? हमारा आंसर होगा दोस्तों सी। हमारा आंसर होगा सी। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल दोस्तों कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को एंड फिर बताइए कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, वो आपको बताना है। पहला जो स्टेटमेंट कहता है वो कहता है कि आहार एंड गिलुंद जो है दे आर द कैलकोलिथिक साइट्स। अब देखो, आहार जो है वो राजस्थान में लोकेटेड है, गिलुंद भी राजस्थान में लोकेटेड है और दोनों जो हैं कहीं ना कहीं दोनों जो हैं वो कैलकोलिथिक साइट थे। तो पहला तो सही है। दूसरा जो है मालवा पॉटरी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अमंग द कैलकोलिथिक पॉटरी। ये भी सही है। तीसरा कहता है कि इनाम गांव जो है दोस्तों ये अर्ली कैलकोलिथिक साइट था, वेस्टर्न महाराष्ट्र में पड़ता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। एंड ये लार्जेस्ट सेटलमेंट हुआ करता था कैलकोलिथिक एज का, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट। तीनों बातें सही हैं तो हमारा आंसर होगा इसका सी। तीसरा नंबर सवाल कहता है, भूलेंगे नहीं एक भी सवाल। दोस्तों, जो भी डिस्कस हो रहा है बड़े ही ध्यान से सुनना, भूलना नहीं है। आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलना चाहिए कि भाई दिमाग में छप जाए। तो तीसरा नंबर सवाल कहता है कि मैच्योर हड़प्पन साइट से रिलेटेड 4 बातें कही गई हैं और इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा सही है। आइडेंटिफाई करना है मैच्योर हड़प्पन साइट, इनमें से कौन सा मैच्योर हड़प्पन साइट है। तो देखिए, हड़प्पन साइट्स में अर्ली हड़प्पन साइट्स थे, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन साइट हुए और लेटर हड़प्पन साइट हुए। मैच्योर हड़प्पन साइट में वैसे साइट थे जो कि पूरा डेवलप थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के हिसाब से। तो हड़प्पा जो था एक हड़प्पन मैच्योर बिल्कुल सिविलाइजेशन साइट था। मोहनजोदाड़ो भी था और चनहुदड़ो भी था। वही अगर बात करें बनावली, तो बनावली भी बिल्कुल मैच्योर वाला साइट था। कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है, मोहनजोदाड़ो जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। ये सारे साइट जो है बिल्कुल, ये तीनों साइट जो है बिल्कुल मैच्योर हड़प्पन साइट थे। गुजरात वाला लोथल पोर्ट सिटी कहा जाता था, मैच्योर हड़प्पन साइट हुआ करता था। हड़प्पा खुद में एक हड़प्पन मैच्योर साइट था। चनहुदड़ो भी एक मैच्योर साइट था। चनहुदड़ो में इंडस्ट्री काफ़ी फेमस थी। तो तीसरा भी सही है। चौथा है लोथल, कालीबंगा और बनामाली, ये तो है ही। तो चारों सही है, आंसर होगा डी। ये सभी जो हैं कह सकते हैं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, चनहुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन कह सकते हैं, ये सभी हैं, सभी जो है मैच्योर साइट ही हैं।
चौथा नंबर सवाल देख लेंगे दोस्तों। चौथा नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग द रिलीजियस सिचुएशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, देखो वैदिक पीरियड दो भागों में बटा था। अर्ली वैदिक पीरियड इनिशियल फेज था जब आर्यंस आए थे और पंजाब के वो सप्त सैंधव वाले रीजन में रहते थे, 7 नदियों का जो संगम था उस रीजन में रहते थे। बाद में लेटर वैदिक पीरियड आया जब ये गंगेटिक वैली की तरफ शिफ्ट हो गए थे और बहुत सारा चेंजेस भी आया था सोसाइटी में, इकोनॉमी में, और ओवरऑल इकोनॉमिक सोशल चेंज बहुत सारा आया था। अब हमसे पूछा जाएगा कि तीन इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, वो कहता है कि राजसूया जो यज्ञ था दिस वाज परफॉर्म टू गेट ए सन। क्या ये सही है? गलत है, गलत है ये, क्योंकि राजसूया जो यज्ञ था ये बेसिकली जब कोई राजा अपना पावर को दिखाना चाहता था तब राजसूया यज्ञ करवाता था। अश्वमेघ यज्ञ होता था, दिस वाज परफॉर्म फॉर द एक्सपेंशन ऑफ स्टेट। ये बात बिल्कुल सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि इसमें क्या होता था, अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ देते थे ये लोग। घोड़ा जिस एरिया में जाता था फ्रीली घूमता था और कोई राजा उसे ना रोके तो माना जाता था कि ये हमारा ही पार्ट है। वो राजा जो छोड़ता था इस घोड़े को वो समझता था कि ये मेरा पार्ट हो गया अब। तीसरा कहता है कि बाजपेया यज्ञ वाज परफॉर्म फॉर द डिवाइन पावर। ये भी गलत है। बाजपेया जो होता था, चैरियट रेस जिसे कहते थे, विच वॉज डन टू डिस्प्ले ब्रेवरी एंड पीपल को एंटरटेन करने के लिए किया जाता था। ठीक है, राजसूया किया जाता था डिवाइन पावर के लिए। तो पहला और तीसरा गलत हो गया, दूसरा सही है। हमसे सही पूछा है, आंसर होगा बी। ओनली इसमें दूसरा सही है तो आंसर होगा हमारा बी। पाँचवा नंबर सवाल देखेंगे। पाँचवा नंबर सवाल क्या कहता है वो देख लेते हैं। पाँचवा नंबर सवाल कह रहा है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द रीजन्स फॉर सक्सेस ऑफ मगध। मगध एक सबसे बड़ा जो है जनपद बना, सबसे बड़ा जनपद पड़ा, एक बहुत बड़ा एम्पायर बना जो कि प्रेजेंट डे पटना और गया वाले रीजन में, राजगीर वाले रीजन में फैला हुआ था। तो मगध के सक्सेस के कारण क्या है, क्यों इतना ये सक्सेसफुल हुआ? तो पहला तो कहता है कि इट हैज़ रिच आयरन मिनरल रिजर्व। बिल्कुल सही है। जो मगध में उसके पास का जो राजगीर का एरिया था, आयरन का बहुत बड़ा सोर्स था वहाँ पे, तो ये बात तो सही है। दूसरा कहता है कि इट वाज इन द मिडिल ऑफ फर्टाइल लैंड ऑफ गंगा। ये भी बात सही है। वो पूरा जो पटना गया वाला रीजन है फर्टाइल लैंड हुआ करता था, गंगेटिक नदी के वजह से वो डेवलप हुआ था, तो ये बात सही है। तीसरा कहता है कि इट्स कैपिटल वेयर एट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस, मतलब कि चाहे वो पटना कह लो, 3 नदियों के कन्फ्लुएंस में पटना बसा हुआ था। सोन नदी, गंगा नदी और पुनपुन मिलती है, वहाँ पे एक नेचुरल बेड़ा बनता है। तो तीनों बातें सही हैं दोस्तों, आंसर होगा ऑल 3 आर करेक्ट, यानी कि आंसर होगा सी। छठा नंबर सवाल देख लेंगे। छठा नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है इससे रिलेटेड आपको देखना है। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, अशोक जो है वो इंक्रिप्शन लिखवाता था। जो नॉर्थ वाले इंक्रिप्शन थे, ईस्ट वाले इंक्रिप्शन थे, वो ब्राह्मी लिपि में होते थे। जो नॉर्थ वेस्ट वाले होते थे वो खरोष्टी में होते थे। खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइक, ये तीनों में ये लिखवाता था अपने डिफरेंट प्लेसेस की वजह से। ये जो है डिफरेंट स्क्रिप्ट होते थे। तो अशोक हैड रिटन द इंक्रिप्शन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। ये बात बिल्कुल सही है। अशोक ने खरोष्टी स्क्रिप्ट में जो है लिखवाए हैं, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। तो ये तो बात सही है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो भी अशोक के अभिलेख हैं वो खरोष्टी में ही लिखे गए हैं। इनको आइडेंटिफाई किया जेम्स प्रिंसप ने, जो कि 1837 में ये काम हुआ। फिर दूसरा कहता है कि द प्रिवेलेंस ऑफ खरोष्टी इन इंडिया वाज रिजल्ट ऑफ ग्रीक कॉन्टैक्ट। ये बात सही है। ग्रीक की ही तो खरोष्टी ये लैंग्वेज है, तो उन्हीं के कॉन्टैक्ट की वजह से तो ये डेवलप हुआ था। एंड इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 1st and 2nd सेंचुरी BC। अशोक के समय में ये हुआ था। ग्रीक रूलर्स ने भी किया था। ग्रीक रूलर्स जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने खरोष्टी स्क्रिप्ट को यूज़ किया था। तो ये तीनों बातें सही हैं, यानी कि आंसर होगा हमारा डी, ऑल 3 आर करेक्ट। 7वां नंबर सवाल देखेंगे। 7वां नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो था वो गुप्त वंश का एक महानतम शासकों में से एक था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से बताना है कौन सा सही है।
सो हिज रेन वॉज बिटवीन 335 to 380, बात बिल्कुल सही है। ये जो है समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 AD तक शासन किया था, ये बात बिल्कुल सही है। एंड ही फॉलोड पीस एंड नॉन एग्रेशन लाइक अशोका, गलत। ये पीस पे विश्वास नहीं करता था, ये क्या है, एक्सपेंशन करता था। इसका चाहे साउथ का कॉन्क्वेस्ट ले लो, नॉर्थ इंडियन जो रीजन है उस नॉर्थ इंडिया में अटैक ले लो, तो पीस और नॉन एग्रेशन में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। इसने काफ़ी अटैक किए हैं दोस्तों समुद्रगुप्त ने। ही स्टैब्लिश हिज एम्पायर बाय डिफीटिंग 9 रूलर्स इन द नॉर्थ एंड 12 रूलर दक्षिणापथ में इसने हराया है। तो ये पीस और नॉन एग्रेशन में कैसे विश्वास कर सकते हैं। तीसरा कहता है कि हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट। इलाहाबाद का जो पिलर इंक्रिप्शन है हरिसेना का, जिसे प्रयागराज प्रशस्ति कहते हैं, वो हरिसेन ने ही लिखा था, जो कि कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त के बारे में। उस पिलर पे 33 लाइन में सारी बातें डिस्क्राइब कर दी गई हैं कि समुद्रगुप्त कैसा शासक था। वो एक बीना वादक था, उसने 9 रूलर को हराया नॉर्थ में, 12 रूलर को हराया दक्षिण पथ में, ये सब वहीं से हमें पता चलता है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। हमसे ट्रू पूछा है, आंसर होगा सी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था, इसने एक ट्रैवलॉग लिखा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशल कंडीशंस ऑफ इंडिया। जब वेनसांग भारत आया था तो हर्षवर्धन उस समय गद्दी पे बैठा था। उस समय सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, सोशल कंडीशन कैसा था, वो बताना है आपको। और 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द कास्ट सिस्टम वॉज डोमिनेंट इन इंडिया, बिल्कुल सही है। उस समय कास्ट सिस्टम बिल्कुल डोमिनेंट था, एग्जिस्ट करता था भारत में। अनटचेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती थी। चांडालों को कहा जाता था कि थरिया बजाते हुए चलेंगे भाई। द अनटचेबल्स लिविंग आउटसाइड द सिटीज वेर ट्रीटेड बैडली एंड द पीपल ऑफ इंडिया वेर क्विक टू एंगर बट दे वेर ऑनेस्ट, ये भी बात सही है। तीनों बातें सही हैं, आंसर होगा 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, आंसर होगा सी। ये सारी बातें वेनसांग अपने ट्रैवलॉग में लिखता है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग चोल रूलर कराईकल। कराईकल के बारे में ये स्टेटमेंट देखना है और आपको फाइनली बताना है कि कौन सा सही है। चोल रूलर था ये कराईकल। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि कराईकल ने फाउंड किया था सिटी नेम्ड पूहर। एक पोर्ट सिटी हुआ करता था पूहर जो है एक पोर्ट सिटी हुआ करता था, और ये बेसिकली ईस्टर्न जो बैंक है वहाँ पे हुआ करता था। तो पहला तो सही है। दूसरा कहता है कि ही बिल्ट ए 160 किलोमीटर लॉन्ग डैम ऑन बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। 160 किलोमीटर दोस्तों, क्या ये सही है? बिकॉज कराईकल ने 160 किलोमीटर लंबा जो है डैम कावेरी नदी पे बनाया था, ना कि कृष्णा नदी पे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दिस डैम वॉज बिल्ट इन, कह सकते हैं कि 1200 स्लेब्स लगे थे तब जाके ये बना था, और 1200 स्लेब्स को पकड़ा गया था श्रीलंका से। तो ये जो है यहाँ पे कावेरी नदी होना चाहिए, कृष्णा नदी नहीं, तो ये गलत हो गया। तीसरा कहता है कि पुअर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द प्रेजेंट डे कावेरी पत्तनम, ये सही है। एक मॉडर्न डे का जो पोर्ट है कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। तो 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है, आंसर होगा बी ओनली। ठीक है, 1 और 3 आर करेक्ट। 10वां नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द इफेक्ट्स ऑफ इंडो ग्रीक रूल। कंसीडर द इफेक्ट्स ऑफ इंडो ग्रीक रूल। पहला स्टेटमेंट कहता है, 3 स्टेटमेंट दिया है, ट्रू पूछा है उसमें। इंडो ग्रीक शासक थे जो वो गोल्ड कॉइन सबसे पहले भारत में जारी करने वाले किंग्स हुआ करते थे। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द इंडो ग्रीक रूलर्स वे द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय रखना ही नहीं है। अगर गोल्ड कॉइन की बात आती है, सबसे पहले शासक जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया वो इंडो ग्रीक ही थे। लगातार कंसिस्टेंटली इशू करने वाले कुषाण थे, और सबसे ज़्यादा इशू करने वाले गुप्त वंश के शासक थे। तो गोल्ड कॉइन से रिलेटेड 3 बातें याद रखेंगे। सबसे पहले इंडो ग्रीक, लगातार जारी करने वाले, प्योर कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन जारी करने वाले कुषाण थे, और सबसे ज़्यादा जारी करने वाले गुप्त वंश के शासक थे। दूसरा कहता है कि दे डेवलप्ड हेलेनिस्टिक आर्ट। क्या ये बात सही है?
तो ये बात भी सही है। हेलेनिस्टिक आर्ट जो है ये इन्होंने डेवलप किया था, एंड ये आर्ट जो है ये कह सकते हैं कि बाद में गांधार आर्ट की तरीके से फेमस हुआ ये। तो दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि दिस आर्ट वाज प्योरली ग्रीक, ये गलत है। हेलेनिस्टिक आर्ट जो था वो प्योरली ग्रीक नहीं था, ये कहीं ना कहीं ग्रीक का जो कॉन्टेक्ट हुआ नॉन ग्रीक्स के साथ आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, तब ये आर्ट डेवलप हुआ था। तो ये तीसरा गलत है। 1 और 2 सही है, आंसर होगा ओनली सी, ओनली 1 और 2 आर करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग घुरीद एम्पायर। घुरीद एम्पायर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा सही है। घुरीद एम्पायर, घुसरीद, घुरीद जो भी है। पहला सवाल कहता है कि इट वाज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, ये बात सही है। घुरीद एम्पायर जो था ये नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है वहाँ पे लोकेटेड था, अफगानिस्तान वाले रीजन में। द घुरीद्स बिगेन देयर पॉलिटिकल करियर एज सबॉर्डिनेट रूलर ऑफ अब्बासीद खलीफ, ये दोस्तों गलत है। घुरीद जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था अपना पॉलिटिकल करियर एज ए सबॉर्डिनेट रूलर ऑफ गजनी, ना कि अब्बासीद खलीफ। तो गजनी के सबॉर्डिनेट थे, तो गजनवीद्स के थे, तो ये गलत हो गया। तीसरा कहता है कि द पावर ऑफ घुरीद्स इंक्रीज अंडर सुल्तान अलाउद्दीन। तो सुल्तान अलाउद्दीन के समय में ये बिल्कुल इनका पावर इन्हेंस हुआ था। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है, आंसर होगा, हमसे सही पूछा है, आंसर होगा बी। 12 नंबर सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाज और वेयर इंक्लूडेड इन द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैरिड आउट बाय बलबन। बलबन देखो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। स्लेव डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला ये शासक था। काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था, बहुत सारी चीज़ों को इसने चेंज किया। और जो गॉड मतलब जो शासक होगा गॉड होगा, ये कॉन्सेप्ट यही लेके आया था। सिजदा पाबोस जैसे सिस्टम लेके आया था। खैर देख लेते हैं। सो इसने क्या किया, अब देखो हमें स्टेटमेंट चुनना है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बलबन ने किए, वो क्या सही है गलत है जो भी बताना है। पहला है कि रीऑर्गेनाइजेशन किया इसने दीवाने अर्ज का अंडर द मिलिट्री रिफॉर्म, ये बात बिल्कुल ही सही है। इसने जो मिलिट्री रिफॉर्म किए उसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया दीवाने अर्ज, ये बात सही है। दूसरा कहता है कि प्रिवेलेंस ऑफ सिजदा एंड पाबोस सिस्टम इसके समय में हुआ था। सिजदा क्या होता है कि आप जब दरबार में जाएंगे बलबन के तो आपका सिर झुकना चाहिए, इसे सिजदा कहा जाता है, दैट इज़ बोइंग डाउन। एंड पाबोस होता है कि आप जब सुल्तान के दरबार में गए तो आपको सुल्तान के कदम चूमने पड़ते थे। किसिंग द फीट ऑफ किंग इज पाबोस। तो ये दोनों सिस्टम यही लेके आया था। तीसरा कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नायबे मामलिकत इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये गलत है दोस्तों। ये इसने नहीं लाया था, इसने ख़त्म किया था इसको, नायबे मामलिक वाला इसको ख़त्म किया था, ना कि लेके आया था। तो ही एबोलिस्ट नॉट इस्टेब्लिश, तो तीसरा गलत है। चौथा कहता है कि लिजिटिमाइजिंग द सुल्तान ऑटोक्रेसी, इसने बोला कि सुल्तान महान है और उसकी ऑटोक्रेसी के ऊपर कोई नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप जिसे कहते हैं किंगशिप, कि सुल्तान जो है सुप्रीम है, भगवान जैसा है, ये लेके आया था। 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है, हमसे सही पूछा है, तो आंसर होगा 1, 2 और 4 आर करेक्ट, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजीज कोर्ट पोएट आमिर खुसरो। आमिर खुसरो एक ऐसा कोर्ट पोएट था जो कि बलबन के दरबार में भी था, बाद में अलाउद्दीन के भी दरबार में आ गया था। सो कौन सा सही नहीं है, इससे स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला कहता है कि ही वॉज विथ अलाउद्दीन इन चित्तौड़ कैंपेन, गलत। ही वॉज नॉट विद द अलाउद्दीन इन चित्तौड़ कैंपेन, हाउएवर ही वॉज देयर विद द अलाउद्दीन खिलजी इन द, कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कैंपेन था चित्तौड़ वाला नहीं, रणथंभौर वाले में साथ था, चित्तौड़ में साथ नहीं था। तो पहला ही गलत हो गया, हमसे गलत ही पूछा, आंसर होगा ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही हैड गिवन ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ रणथंभौर फोर्ट, तो बिल्कुल उस समय तो था ही ये उनके साथ। अमीर खुसरो हैड रिटन ए बुक ऑन साउदर्न कैंपेन, ये भी बात सही है। अपार्ट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो हैड ऑल्सो सीन द रूल ऑफ अदर सुल्तान, तो ये भी सही है, बलबन के समय में था ही दरबार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कहता है, अगला सवाल कहता है कि regarding the last rulers of which dynasty an eloquent person said the rule of Shah Jahan, that is emperor of world, extended from Delhi to Palam. इसका सही आंसर होगा दोस्तों फॉर द रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। द अबव स्टेटमेंट, जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये फिरोज शाह तुगलक के लिए जो है मेंशन किया गया है, फिरोज शाह तुगलक के लिए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का जो है एक्सटेंशन था वो दिल्ली से पालम तक ही फैला हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत पीरियड। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद पूछा है कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द आर्केस एंड डोम्स वेयर यूज्ड इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, beam was used in the construction of arches, and Indian craftsmen knew how to make pointed arcs. इसका सही आंसर होगा, ओनली एक ही गलत है इसमें, बीम जो है यूज नहीं हुआ था, बीम इसमें यूज नहीं होता था दोस्तों। आंसर होगा दूसरा जो है गलत है, बाकी दोनों सही है। 16 नंबर सवाल देखेंगे, कृष्णदेव राय से रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर का एक बहुत बड़ा शासक। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कृष्णदेव राय रूल। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ही डिड नॉट पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेवी। बिल्कुल ये सही है, इसने नेवी के ऊपर कभी भी फोकस नहीं किया कृष्णदेव राय ने। ए पुर्तगीज ट्रैवलर नेम्ड डोमिंगो पीज लिव्ड इन हिज कोर्ट, वेरी करेक्ट। डोमिंगो पीस जो था वो पुर्तगाल से आया था, और जो अकाउंट लिखा है विजयनगर एम्पायर के बारे में, कृष्णदेव के राय के बारे में, वो बिल्कुल सही है। ही इस्टेब्लिश द विजयनगर एम्पायर अप टू द कृष्णा रिवर। तीनों बातें सही हैं, आंसर होगा ऑल 3 आर करेक्ट, आंसर होगा सी। 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ नॉट ट्रू एमंग द अचीवमेंट ऑफ जैनुल अबेदीन। जैनुल अबेदीन से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो सीधा आंसर बताता हूँ, इट कुड नॉट कनकर तिब्बते खुर्द, ये गलत है, बाकी सब सही है। बिकॉज जैनुद्दीन अबेदीन ने जो है कनकर कर लिया था बाल्टिस्तान को, एंड उसको जो है तिब्बते खुर्द कहा था। तो ये बात तो सही है, और हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये नॉट कनकर्ड वाला जो है गलत है, एक्चुअली ही कनकर्ड इट, तो आंसर होगा सी। 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट को, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और भक्ति ट्रेडिशन से रिलेटेड है, बाद में पूछा जा रहा है कौन सा सही है। पहला है द सगुन भक्ति शिवा विष्णु एंड देयर इनकारनेशन वेयर वर्शिप्ड, बिल्कुल सही है। सगुना में एक फॉर्म सोचा जाता है कि भाई शिव जो है शिवलिंग में है, विष्णु एक रूप ऐसा मान के आप पूजा करते हो। जबकि निर्गुण भक्ति होता है वो एक अब्स्ट्रैक्ट भक्ति होता है, फॉर्मलेस गॉड होता है, इसमें आप कुछ नहीं सोचते हो, भगवान को कुछ नहीं मानते हो कि भगवान शेर है, क्या है, गरुड़ है, कुछ नहीं, आप सीधा भगवान की पूजा करते हो, कोई भी उनका फॉर्म नहीं सोचते हो। दोनों बातें सही है, आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 के बाद 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल जो है वो कहता है कि व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर हुमायूं फेल्योर अगेंस्ट शेरशाह। शेरशाह सूरी से हार गया था हुमायूं, और इसी की वजह से शेरशाह सूरी ने एक पूरे भारत पे अपना जो सूर्य डायनेस्टी का नींव डाला था। तो कौन सा जो है रीज़न है, मेन रीज़न है कि हार गया था हुमायूं, तो वो सही रीज़न है दैट ही कुड नॉट करेक्टली एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ द अफगान। ये होता क्या था कि सोचता था कि अफगान बहुत वीक हैं और उनकी मिलिट्री पावर वीक है, वो सोच के हुमायूं जाता था कि भाई वीक है तुरंत हरा दूंगा, वहाँ पे जाता था उसको चकमा मिल जाता था, वहाँ पे बेचारा हार जाता था। ठीक है, ही वॉज अ वेरी लर्न पर्सन हुमायूं, बट एंड स्किल्ड भी था मिलिट्री मैटर्स में, बट वो हमेशा से अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानने लग गया था, और इसकी वजह से वो हार जाता था। 20 नंबर सवाल देखेंगे।
20 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग द ट्रैवलर सुलेमान हु विजिटेड इंडिया इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। सुलेमान जो है मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी में भारत आया था। दो नहीं तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, बाद में पूछा जा रहा है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ही वॉज ए रेसिडेंट ऑफ ईरान, गलत, बिल्कुल गलत। वो एक अरब ट्रैवलर था एंड मिड 9th सेंचुरी में आया था, ईरान का नहीं था। ठीक है, पाल रूलर्स के समय में वो आया था भारत में, तो वो ईरान का तो पर्सिया का तो रेसिडेंट नहीं था, अरब का वो रेसिडेंट था। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कि हिज ट्रैवलर कन्फर्म्स द पावर ऑफ पालास, बिल्कुल सही है। पालों के समय में आया था, पाल उस समय भारत पे रूल कर रहे थे, तो उससे पता चलता है कि डेफिनेटली वो आया था जब तो पाल रूलर शासन कर रहे थे। ही हैज़ कॉल्ड द पाला स्टेट एज रूहमा, ये भी बात सही है, उसने पाल स्टेट को रूहमा कहा है। तो वो जब आया था तो उसने अपने यात्रा का विवरण जो है उसमें कहा था कि 3 लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, 3 ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है वो तीनों पावर लड़ रहे हैं। तो उसने पालों को रूहमा भी कहा। तो 2 3 सही है, एक सही नहीं है, आंसर होगा हमारा बी। 21 नंबर सवाल देखेंगे। 21 नंबर सवाल कहता है कि हु वॉज द कमांडर हुम द सुल्तान ऑफ बीजापुर सेंट टू सप्रेस शिवाजी इन 1659। देखो, सुल्तान ऑफ बीजापुर जो था उसने सरदार अफजल खान को भेजा था ताकि शिवाजी का जो पावर उस समय बढ़ रहा था 1659 AD में, उसको सप्रेस किया जा सके। अफजल खान गया और शिवाजी को वो बोला, उसने पहले इनविटेशन दिया कि मिलते हैं और प्रॉमिस किया कि उसको जो है सुल्तान के से माफ़ी दिलवा देगा, तो शिवाजी को सरेंडर करवाना चाहता था। बट शिवाजी समझ गए थे कि ये बहुत चालाक है और उन्होंने बोला कि ठीक है मिलते हैं। और उसी मीटिंग के दौरान शिवाजी तो समझ ही रहे थे कि कुछ ना कुछ करेगा ये। अफजल खान ने जो है अटैक कर दिया शिवाजी के ऊपर कि भाई जैसे मतलब गले मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया और गले मिलने के समय ही अटैक कर दिया। बट शिवाजी चालाक थे, उन्होंने उसको डिफेंड किया और उसको मार दिया वहीं पे 1659 में। तो आंसर होगा अफजल खान। 22 नंबर सवाल देखेंगे। 22 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का बेटा था। हैदर अली जो है एंग्लो मैसूर वार में 1-2 तक लड़ा, बेचारा कैंसर से मर गया था। बाद में उसका बेटा टीपू सुल्तान उसको लीड करता रहा उस पूरे लड़ाई को। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, आपको बताना है, फॉल्स है बताना है, फॉल्स बताना है। ठीक है, पहला जो है टीपू सुल्तान से रिलेटेड ही इम्प्लीमेंटेड ए न्यू कैलेंडर, ये गलत है। एक्चुअली नया कैलेंडर जो है वो इसने नहीं, टीपू सुल्तान ने नहीं, अच्छा गलत है पूछा तो हाँ, इसने एक नया कैलेंडर स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा गया इलाही कैलेंडर। इलाही कैलेंडर तो इसने स्टार्ट तो किया था। ठीक है, हमसे गलत पूछा है तो पहला तो आंसर नहीं होगा। दूसरा कहता है कि ही प्लांटेड द फ्रीडम ट्री इन श्रीरंगपट्टनम, ये भी सही है। ही प्रोमोटेड द जागीर सिस्टम, जागीर सिस्टम को इसने प्रोमोट नहीं किया था। इसने इंक्रीज किया था स्टेट इनकम को बाय एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग जागीर, जागीर को ख़त्म किया था इसने। तो ये हमारा गलत हो गया और हमसे गलत ही पूछा है। चौथा कहता है कि ही टुक 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू, गलत। ये एक्चुअली 1/4 नहीं 1/3 लेता था एज ए लैंड रेवेन्यू, तो ये भी गलत हो गया। हमसे गलत ही पूछा है तो आंसर होगा 3 और 4 जो है गलत है, आंसर होगा सी। 23 नंबर सवाल देख लेंगे। 23 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सब्सिडरी ट्रीटी को। सब्सिडरी अलायंस जो होता था इसके रिगार्डिंग 3 प्रावधान दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फिर लास्ट में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। लास्ट में 4 एक्चुअली दिया गया, लास्ट में पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेल्लेस्ली की ये नीति थी और इसमें क्या होता था कि ये बोलते थे कि सब्सिडरी अलायंस अगर हमारे साथ साइन करोगे तो हम तुम्हें बाहरी कोई भी अटैक होगा उससे बचाएंगे, बदले में आपके कोर्ट में हमारी सेना रहेगी जिसका खर्च आपको उठाना पड़ेगा। सो द इंडियन रूलर हैड टू कीप ए ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज कोर्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इंडियन रूलर कुड एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन देयर सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश, गलत।
गलत है, क्योंकि इंडियन रूलर अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के अलावा कोई भी यूरोपियन को अपने कोर्ट में रखना चाहते थे तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता था ब्रिटिशर से, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा कहता है कि एन इंडियन रूलर कुड नेगोशिएट विद अनदर रूलर विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल, ये भी गलत है। कंसल्टिंग वाज मैंडेटरी। अगर आप दूसरे किसी भी पावर से आप मतलब नेगोशिएट करते हो, तो आपको जो किसी भी रूलर से नेगोशिएट करते हो तो गवर्नर जनरल से कंसल्ट करना जरूरी था, तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा कहता है कि इन एक्सचेंज फॉर सब्सिडी ट्रीटी ब्रिटिश प्रोमिस टू प्रोटेक्ट दैट रूलर एंड हिज किंगडम, ये बात सही है। पहला और चौथा सही है, हमसे गलत पूछा है तो दूसरा और तीसरा गलत है, आंसर है बी। 24 नंबर सवाल देखेंगे। 24 नंबर सवाल क्या कहता है? 24 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि व्हाट प्रॉब्लम एरोज ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो है दोस्तों एक रेवेन्यू कलेक्शन का सेटलमेंट था, और ये जो सेटलमेंट था जिसे जमींदारी प्रथा भी कहा गया था। तो कौन सा जो है इसमें दिक्कत आया, इसको लागू करने में बताना है, इसको लागू करने के बाद क्या दिक्कतें आई। सो द रेवेन्यू फिक्स्ड बाय कंपनी वाज सो हाई दैट द लैंडलॉर्ड्स वेर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन पेइंग इट, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि द लैंडलॉर्ड्स जो थे हु वाज अनेबल टू पे द रेवेन्यू हिज जमींदारी वाज टेकन अवे, ये भी बात सही है। लैंडलॉर्ड जो जिनको ये पावर दिया जाता था कि भाई टीनेंट से पैसा वसूलना है, अगर वो पैसा नहीं दे पाता था ब्रिटिशर्स को तो उसका जो है जमींदारी छीन लिया जाता था, ये भी बात सही है। तीसरा कहता है कि दिस अरेंजमेंट इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स बट डिड नॉट ब्रिंग एनी प्रॉफिट टू द कंपनी, ये बात भी सही है। तो सभी बातें सही हैं, आंसर होगा इसका डी। ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू द परमानेंट सेटलमेंट। 25 नंबर सवाल देखेंगे। 25 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग खुर्दा रिवेलियन। खुर्दा रिवेलियन से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट देखना है, बताना है कौन सा जो है इसमें से सही है। पहला देखते हैं, दिस रिवेलियन टुक प्लेस इन 1790 AD, क्या सही है? बिल्कुल गलत है। ये एक्चुअली जो है 1803 में हुआ था, ना कि 1790 में। दूसरा कहता है कि इट वॉज लेड बाई बक्सी जगबंधु, ये बात बिल्कुल सही है। खुर्दा रिवेलियन जो था इसको पाइका रिवेलियन भी कहते हैं, ये बक्सी जगबंधु के द्वारा लीड किया गया था। एंड ये जो ब्रिटिशर्स की जो कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उड़ीसा वगैरह में, उसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। और तो ये जो है बिल्कुल सही, दूसरा, पहला गलत है। तीसरा कहता है कि पाइका जो थे अटैक्ड पुलिस स्टेशन से अनदर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। वो जितने भी गवर्नमेंट की जो सिंबॉलिक चीज़ें थी उस पर अटैक करते थे, ताकि जो है गवर्नमेंट को बता सके कि भाई हम रिवोल्ट कर चुके हैं। बोथ रैयत एंड लैंडलॉर्ड्स पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवेलियन, ये भी बात सही है। तो ओनली वन गलत है, बाकी तीन सही है। हमसे ट्रू पूछा है, आंसर होगा 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। अगला सवाल कहता है 26 नंबर सवाल कहता है कि बी आर अम्बेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ दलित मूवमेंट इन इंडिया। बी आर अम्बेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ दलित मूवमेंट इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग देम इज फॉल्स। दलितों से रिलेटेड कौन सा जो है, या फिर कह सकते हैं बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, वो बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ही वॉज बॉर्न इन मेहर फैमिली, बिल्कुल सही है। वो एक मेहर फैमिली में जन्म लिया था उन्होंने, महू प्रेजेंट डे कह सकते हैं मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। सेकंड कहता है कि इन द ईयर 1931 ही स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट, गलत। इन्होंने जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है वो 1927 में स्टार्ट किया था, ना कि 1931 में, तो ये दूसरा गलत हो गया। ही वांटेड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी एंड एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म इन हिंदुइज्म, इसी के लिए तो लड़ते रहते थे हमेशा। तो ये तीनों सही है। ये ए और सी सही है, बी गलत है। हमसे क्या पूछा है कि कौन सा गलत है, ध्यान दीजिए, कौन सा फॉल्स से पूछा है, आंसर होगा हमारा बी। 27 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। 27 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिफॉर्म्स ब्रॉट इन ब्रिटिश प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द रिवेलियन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या रिफॉर्म किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो आपको बताने हैं। पहला देखिए दिया है कि और इसमें से पूछा है कि कौन सा फॉल्स है, दो स्टेटमेंट देखिए। पहला कहता है कि द सिस्टम ऑफ गिविंग
Fixed grant to the provinces was abolished in 1882 AD, and the first step towards separation of central and provincial finances was taken by Lord Mayo in 1870. ये देखो दोनों स्टेटमेंट सही है। हमसे क्या पूछा है, कौन सा फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स नहीं है, यानी कि नीदर वन नॉट टू इज फॉल्स। आंसर होगा हमारा डी। 28 नंबर सवाल देखेंगे। 28 नंबर सवाल कहता है कि व्हाट चेंजेस टुक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में ही चलाया गया था। रिलेटेड टू कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट लॉर्ड कर्जन का जो बंगाल विभाजन का नियम था उसके अगेंस्ट में चलाया गया था। सो पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट कहता है कि कौन सा, अच्छा पूछा है कि कौन सा चेंजेस हुआ स्वदेशी मूवमेंट की वजह से। पहला कहता है कि मेनी टेक्सटाइल मिल्स, सोप, मैच फैक्ट्रीज, हैंडलूम इंटरप्राइजेज, नेशनल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी वेर ओपनड, जो कि स्वदेशी थी, बिल्कुल स्वदेशी थी, ये बात सही है। नेशनलिस्ट पोएट्री, प्रोज एंड जर्नलिज्म डेवलप्ड, खासकर आनंद मोहन बोस जैसे लोग आए सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग सामने आए, नेशनलिस्ट थे, और सैयद अबू मोहम्मद मुकुंद दास जैसे लोग आए जिन्होंने इन सब चीज़ों को प्रमोट किया। ऑन अगस्त 15, 1906 ए नेशनल एजुकेशन काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश, जिसे गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया गया था। गांधी जी ने नहीं, सॉरी, इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष बनाए गए थे, ठीक है। तो ये तीनों सही है, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर द रिजल्ट कह सकते हैं, चेंजेस कह सकते हैं जो कि हुए एज ए रिजल्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। 29 नंबर सवाल देखेंगे। 29 नंबर सवाल कहता है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में साइन हुआ था। इसी के बाद जो गांधी जी एग्री किए थे कि मैं गोलमेज जो सम्मेलन है उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, कुछ इन्होंने अपनी बातें मनवाई थी इरविन के साथ। तो इस पैक्ट में जो है क्या जो है पूछा जा रहा है कि फॉल्स है। पहला देखिए, द गवर्नमेंट हैड एग्रीड टू रिलीज ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वायलेंट एंड नॉन वायलेंट। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्री की थी ओनली जो नॉन वायलेंट प्रिजनर थे उनको छोड़ने की, वायलेंट प्रिजनर को छोड़ने की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि वायलेंट जो एक्टिविस्ट हैं वो उनको सज़ा मिलेगी। इसी वजह से तो भगत सिंह, राजगुरु और इन सब लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कि इन दिस एग्रीमेंट द राइट टू मेक सॉल्ट एंड राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर वेर एबोलिश्ड। ये जो है ये भी गलत है, क्योंकि इसमें एबोलिश नहीं किया गया था। बाइकाट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स एंड पीसफुल प्रोटेस्ट को अप्रूव किया गया था, ना कि उसको एबोलिश किया गया था। तो वह ए और बी दोनों गलत है। डी कहता है कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट कांग्रेस स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये मात्र एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने थ्रू गांधी जी पार्टिसिपेट किया था। तो डी तो सही है, बट बी और सी गलत है, हमसे गलत ही पूछा, आंसर होगा हमारा सी। 30 नंबर सवाल देखेंगे। 30 नंबर सवाल क्या कहता है। 30 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग जवाहरलाल नेहरू। देखो दो स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। दोनों स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट कहता है कि नेहरू वाज ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ लीग अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म। नेहरू वाज ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द लीग अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म। दूसरा कहता है कि ही प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द ईयर 1927। गलत। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, बिकॉज नेहरू ने जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो नहीं दिया था, बिकॉज नेहरू ने पार्टिसिपेट किया था ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 1927, ना कि ही डिड नॉट प्रेजेंट एज द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, हमसे सही पूछा है तो आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट। 31 नंबर सवाल देखेंगे। 31 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग गोवा, दमन एंड दीव। गोवा, दमन एंड दीव से रिलेटेड कौन सा सही है पूछा है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो तीनों चेक करते हैं। पहला कहता है कि इवन आफ्टर 1947 गोवा, दमन एंड दीव रिमेन्ड अंडर पुर्तगीज रूल। क्या ये सही है? ये सही है। इवन आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है ये इनके कंट्रोल में था, बाद में हमने इसको लिया है, ठीक है। स्टिल उनके पुर्तगीजों के कंट्रोल में था गोवा, दमन एंड दीव, बाद में हमने इसको छुड़ाया। द इंडियन आर्मी लिबरेटेड देम फ्रॉम पुर्तगीज इन 1961 एंड मेड देम एज ए यूनियन टेरिटरी। ये भी बात सही है।
तीसरा कहता है कि गोवा बिकम ए स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इन 1988, गलत थी, ये बना है 1987 में, ना कि 88 में। 30 मई को ये फुल फ्लेज जो है गोवा स्टेट बना है, ना कि 1988 में। तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, आंसर होगा ए, हमसे सही पूछा है। 32 नंबर सवाल देखेंगे। 32 नंबर सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रीडम राइट्स। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में जो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहते हैं, इसमें कौन सा शामिल नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी कोई राइट ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी कोई राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी एक समय हुआ करती थी जो कि आर्टिकल 31 में थी, बट उसको एबोलिश कर दिया गया था, तो ए तो गलत हो गया। हमसे नॉट इंक्लूडेड ही पूछा है तो आंसर तो मिल ही गया, हमें ए होगा। बट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये हमें मिलता है आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में हमें मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमें आर्टिकल 21 में मिलता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ये हमें आर्टिकल 22 में मिलता है। तो जो नहीं मिलता है वो है फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। 33 नंबर सवाल देखेंगे। 33 नंबर सवाल कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आइडियाज़ वेयर नॉट विजिबल इन द DPSP। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि DPSP में नहीं मिलते हैं। तो 3 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, उसी के बेस पे जो हमारे DPSP को डिवाइड किया गया है। गांधीयन प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और लिबरल थियरी। कम्युनिस्ट थियरी इसमें बिल्कुल नहीं मिलती है, तो आंसर होगा हमारा डी। 3 ही प्रिंसिपल मिलते हैं, सोशलिस्ट थ्योरी, गांधीयन थ्योरी, जिसमें गांधीयन थ्योरी में आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की जाती है। सोशलिस्ट में वर्क से रिलेटेड की बात की जाती है कि सबको काम मिलना चाहिए, इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, इक्वल वर्क के लिए तमाम बातें होती हैं। 3 तरीके की आइडियोलॉजी हमें मिलती है। चौथी ये वाली कम्युनिस्ट नहीं मिलती है DPSP में खासकर। 34 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल राइट ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी 51A में दिया गया है, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा लागू कराया गया था। उन्हीं के रिकमेंडेशन पे हमने 42वें संशोधन से इसको लागू किया था, और ये हमने अर्स्ट वाली USSR यानी कि रसिया से लिया है। तो कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी इन द। अच्छा, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। पहला देखिए, सेपरेशन ऑफ एक्सिक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये तो एक कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर मिक्स कल्चर, ये बिल्कुल मेंशन किया गया है, ये बिल्कुल मेंशन किया गया है। सही आंसर हमारा बी ही होगा। 35 नंबर सवाल देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है। उससे रिलेटेड जो है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बाद में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ए प्रपोजल, कि भाई आपको हटाया जा रहा है, 14 दिन पहले उनको ये बता देना पड़ेगा कि भाई साहब आपको हटाया जा सकता है, आपको ये नोटिस दिया जा रहा है। सिग्नेचर्स ऑफ एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ब्रिंगिंग सच ए प्रपोजल आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। अगर आपको प्रेसिडेंट को ही हटाना है तो एटलीस्ट जो है 1/4 जो आपके मेंबर्स का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। तीसरा कहता है कि इन दिस द प्रेसिडेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव। तीनों बातें सही है, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, आंसर होगा डी। 36 नंबर सवाल देख लेंगे। 36 नंबर सवाल क्या कहता है। 36 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि कंसीडर कीजिए 3 स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग विथ रेफरेंस टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट टेक्स ऑल पॉलिसीज डिसीजंस रिलेटेड टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। अगर PM जो है या फिर कैबिनेट जो है बिना कंसल्टेशन के यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी डिसीजन लेती है, तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि भाई चाहिए, पहले आप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट कीजिए। कोई भी बड़ा डिसीजन होता है उसमें इनका जो है डिसीजन रहता ही रहता है। इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल पॉलिसी डिसीजंस, बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्राफ्टिंग बिल्स एंड गेटिंग देम पास्ड इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तीनों बातें सही है, आंसर होगा डी। तीनों बातें सही, आंसर होगा डी। 37 नंबर सवाल देखेंगे। 37 नंबर सवाल कहता है कि स्पीकर इज इलेक्टेड टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा।
स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो स्पीकर की नियुक्ति जो की जाती है वो खुद मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के वही चुनते हैं। इसमें कोई प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता है। बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं, बट जो स्पीकर हैं बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी उनको चुन लिया जाता है। सबसे सीनियर जो होते हैं उन्हीं को चुना जाता है। कौन चुनते हैं? तो वो चुनते हैं बेसिकली लोकसभा के मेंबर ही। आंसर होगा सी। सो द लोकसभा इलेक्ट्स द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर्स इटसेल्फ। बोथ आर इलेक्टेड फॉर टेन्योर ऑफ लोकसभा विच इज़ यूजुअली 5 years। 38 नंबर सवाल देखेंगे। 38 नंबर सवाल कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद पूछा जा रहा है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द गवर्नर एड्रेसेस द हाउस इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इलेक्शन एंड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। बात सही है, बिल्कुल सही है। सेम केस होता है प्रेसिडेंट का जब लोकसभा कंडक्ट होती है। दूसरा कहता है कि द गवर्नर समन्स एंड प्रोरोग द सेशन ऑफ लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ कह सकते हैं कि जो स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसके एडवाइस पे करते हैं। एंड द गवर्नर कैन नॉट डिजॉल्व द असेंबली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। गलत। जब भी ऐसा लगता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही है या फिर हंग असेंबली हो गई, सीएम मर गए, कुछ भी ऐसा केस हो सकता है, तो प्री टर्म एक्सपायरी के गवर्नर जो है उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। अगर सीएम खुद एडवाइस करें कि भाई इसको मुझे लगता है कि हम लोग नहीं सही से सरकार चला पा रहे हैं, तब भी गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरा तो गलत है, 1 और 2 सही है। आंसर होगा सी। 39 नंबर सवाल देखेंगे। 39 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से फॉल्स है। फॉल्स आपसे पूछा जा रहा है 3 स्टेटमेंट देके। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द मोस्ट सीनियर जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तो ये बात सही है, ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन के हिसाब से फॉलो किया जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि सीनियरिटी को इग्नोर भी किया जाता है, बट इन जनरल होता है ये। दूसरा कहता है कि वायलेटिंग दिस ट्रेडिशन इन द ईयर 1973 जस्टिस एन राय को बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी बात सही है। द टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट ऑफ जजेज इज 33। तो ये जो है 33 नहीं है, अभी 34 है। ठीक है, 33 प्लस 1 कह सकते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो है। तीसरा गलत है, बाकी 1 2 सही है। हमसे क्या पूछा है? फॉल्स। तो आंसर होगा ओनली 3 इज फॉल्स, यानी कि सी इसका आंसर होगा। 40 नंबर सवाल देख लेंगे। 40 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई मैटर जो है वो भेजना है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का है, तो वो भेज सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर relating to public interest or interpretation of the constitution to the Supreme Court for advice। दूसरा कहता है कि Supreme Court can advise the government of India on the constitutional matters, all constitutional matters। Supreme Court can advise Prime Minister in the legal matters। Supreme Court can give advice to all and the above people, all above mentioned people। तो एक्चुअली इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, ए होगा। अंडर आर्टिकल 43 जो है प्रेसिडेंट जो है भेज सकते हैं कोई भी मैटर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट उस पर एडवाइस देगा, और वो जो एडवाइस देगा वो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। प्रेसिडेंट चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। 41 नंबर सवाल देख लेते हैं। 41 नंबर सवाल कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद पूछा जाए कौन सा सही है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। पहला कहता है कि ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। बिल्कुल बैठते हैं, बट वोट नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कहता है कि कैन बी मेंबर ऑफ एनी कमेटी ऑफ लोकसभा। ये भी बात सही है, कोई किसी भी कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। ही कैन स्पीक इन लोकसभा। बिल्कुल सही है। ही कैन वोट इन लोकसभा। गलत, वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है, वो वोटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 1 2 3 सही है, 4 गलत है। आंसर होगा सी। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं सबसे बड़े सरकारी वकील कह सकते हो आप, होते हैं। 42 नंबर सवाल देख लेते हैं। 42 नंबर सवाल कहता है कि
विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा? ग्राम सभा से रिलेटेड कौन सा सही है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ग्राम सभा इज एन असेंबली ऑफ एडल्ट्स विद इन ए पंचायत, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा में 18 साल से सभी जो भी ज़्यादा लोग हैं सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं विथ राइट टू वोट, जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है वो सभी मेंबर होते हैं ग्राम सभा के, यानी कि एडल्ट लोग सभी होते हैं। द मेंबर ऑफ ग्राम सभा आर पर्सन्स ऑफ 18 ईयर्स ऑफ द एज, ये भी सही है। ये भी सही है। ओनली ए पर्सन हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट एंड द विलेज इज एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, तीनों कंडीशन सही है। सभी एडल्ट यानी कि 18 साल की एज वाले, पहला दूसरा सही होगा, वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए, तो तीनों सही है, आंसर होगा डी। 43 नंबर सवाल देखेंगे। 43 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अपार्ट फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर देर आर सम अदर मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन एंड ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दो अदर जो है इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो कि सेम एट पार ही होते हैं, उनकी पावर में कोई कमी नहीं होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दूसरा कहता है कि टू असिस्ट इन कैरिंग आउट द फंक्शन द प्रेसिडेंट मे ऑल्सो अपॉइंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन सम रीजनल कमिश्नर्स एज ही डीम्ड अप्रोप्रिएट, दोनों बातें सही हैं, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यानी कि आंसर होगा इसका सी। 44 नंबर सवाल देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिल्ड वोल्केनो इज फॉल्स? सिल्ड वोल्केनो से रिलेटेड क्या फॉल्स है आपको बताना है, तो सीधा आंसर बताता हूँ, ये वोल्केनो मोर एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं, ये गलत है। सिल्ड वोल्केनो जो होते हैं वो बेसिकली लावा छोड़ते हैं, ज़्यादा लिक्विड होते हैं, दे आर मेनली मेड ऑफ बसाल्ट। ड्यू टू एक्सेस लिक्विड लावा द स्टीप स्लोप ऑफ वोल्केनो आर नॉट फॉर्म्ड। इन सच वोल्केनो देर आर नो एक्सप्लोजन नहीं होता है। तो इसमें एक्सप्लोजिव बोला है तो एक्सप्लोजन नहीं होता है, यानी कि ये गलत है, आंसर होगा सी। 45 नंबर सवाल देखेंगे। ये कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को, उसके बाद बताइए कि कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इन केमिकल विदरिंग जो होती है, ये केमिकल विदरिंग यानी कि इकोलॉजी से रिलेटेड है। इन केमिकल विदरिंग इंस्टीड ऑफ फ्रेगमेंटेशन डिकम्पोजिशन अकर इन द रॉक, केमिकल विदरिंग की वजह से क्या डिकम्पोजिशन होता है क्या, तो बिल्कुल होता है, सही बात बोल रहा है। दूसरा कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, ये भी बात सही है। तीसरा कहता है रिडक्शन ऑफ रॉक इज पॉसिबल ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर एंड सॉइल वाटर, ये गलत है। बिकॉज ये जो है पॉसिबल हो सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर एंड सॉइल वाटर ऑल्सो, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एंड विंड दे कैन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। तो तीसरा जो है गलत है, 1 and 2 सही है, हमसे सही पूछा है, आंसर होगा 1 and 2 आर करेक्ट। 46 नंबर सवाल में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। 46 नंबर सवाल में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ है लैंड फॉर्म्स, दूसरी तरफ से कौन से फैक्टर्स उसको बनाते हैं, तो कैनियन बनते हैं बेसिकली रिवर के एक्शन से। स्टालासाइट जो है स्टालासाइट जो है वो अंडरग्राउंड वाटर की एक्टिविटी की वजह से बनता है, और जो गिरी श्रृंगा है वो बनता है ग्लेशियर एक्टिविटी से, और छत्रक शिला जो बनता है जिसे हम मशरूम पहाड़ कहते हैं, जिसमें नीचे की पार्ट जो है विंड उड़ा ले जाती है, ऊपर का एक टोपा बचा रहता है, इस तरीके की क्रिएशन जो है विंड से होती है। तो सही आंसर होगा हमारा 3, 4, 2, 1 जो कि मेंशन किया गया है हमारे सी नंबर ऑप्शन में। अगला सवाल देखेंगे 47 नंबर। 47 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए इनफैक्ट, और करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशन दैन इन अटलांटिक ओशन, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दैन इन साउदर्न हेमिस्फेयर, ये भी बात सही है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा लैंड मासेस हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर का रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है। साउदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादातर ओशियन है, तो टेम्परेचर का रेंज इतना ज़्यादा होता नहीं है। दोनों बातें सही हैं, आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला सवाल 48 नंबर देखते हैं। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर। पहला स्टेटमेंट कहता है चेंजेस इन टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर अफेक्ट सैलिनिटी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सॉरी,
सही है, क्योंकि टेम्परेचर होगा, देख मान लीजिए कोई पानी है उसमें नमक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर के तरीके से पानी उड़ जाएगा और सैलिनिटी उस रिमेनिंग वाटर में बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर तो असर करता ही करता है। दूसरा कहता है कि द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज अफेक्टेड बाय इवेपोरेशन, प्रिसिपिटेशन एंड विंड, ओशन करंट, ये भी सही है। इवेपोरेशन होगा तो जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही सैलिनिटी बढ़ेगी, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि द सैलिनिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल इज़ हायर देन द सैलिनिटी ऑफ अरेबियन सी, गलत, उल्टा बोल दिया इसने, अरेबियन सी की सैलिनिटी बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा है। चौथा कहता है कि सैलिनिटी डिक्रीजेज विद डेप्थ इन हायर लैटिट्यूड, गलत, सैलिनिटी इंक्रीज होती है विद डेप्थ इन हायर लैटिट्यूड, तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है, हमसे गलत पूछा है, आंसर होगा बी। 48 नंबर हो गया। 49 नंबर सवाल देखेंगे। ओके, 49th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है कि द स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पेडल्फर सॉइल, पेडल्फर सॉइल से क्या सही है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि दिस सॉइल इज एसिडिक, इनफर्टाइल एंड लेस फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, ये बात सही है, सही है। दूसरा कहता है कि दिस सॉइल इज यूजफुल फॉर डेयरी इंडस्ट्री एंड मिक्सड फार्मिंग, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि इन हाई एल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूड मतलब जितना ऊपर 0 डिग्री इक्वेटर से बढ़ोगे, इन हाई लैटिट्यूड ब्लैक कलर्ड पेडलर सॉइल इज फाउंड इन एरिया विथ ह्यूमिड एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन, ये गलत है। पेडलर सॉइल जो है वो नहीं पाए जाते हैं इन रीजन में, ये लोअर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, हायर लैटिट्यूड में नहीं पाए जाते हैं, तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है, आंसर होगा बी। 50 नंबर सवाल देखेंगे। 50 नंबर सवाल कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू फिशिंग एरिया एंड फिश प्रोडक्शन। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द फिशिंग इंडस्ट्री इन जापान इज़ हाईली डेवलप्ड, बिल्कुल सही है, जापान पूरा जो कह सकते हैं कि बहुत सारा जो है इसका पोर्शन फिशिंग पे डिपेंडेंट है। फिशिंग इन इज़ फेमस इन प्रोविंसेस लाइक नोवा स्कॉटिया एंड न्यू फाउंडलैंड इन कनाडा, बिल्कुल सही। न्यू फाउंडलैंड में इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे गर्म धारा ठंडी धारा से मिलती है और वो बहुत बड़ा फिशिंग का स्पॉट बन जाता है कनाडा में, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि नॉर्वे इज़ ए फेमस फिशिंग एरिया ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, तीनों बातें सही हैं, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। 51 नंबर सवाल देखेंगे। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पेट्रोलियम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से सही चुनना है। पहला स्टेटमेंट कहता है पेट्रोलियम से रिलेटेड, पेट्रोलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द पोर्स ऑफ सेडिमेंट्री एंड लेयर्ड रॉक, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो अमेरिका जैसे में काफ़ी सेडिमेंट्री रॉक से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम इट आर नोन एज ब्लैक गोल्ड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। सी देखते हैं क्या कहता है। सी कहता है कि द वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इज वेनेजुएला, गलत। वर्ल्ड का जो टॉप प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का वो अमेरिका खुद है, यूएसए, ना कि वेनेजुएला है। आंसर होगा 1, 2 सही है, 3 गलत है, सही आंसर होगा ओनली 1 और 2 आर करेक्ट, आंसर होगा बी। 52 नंबर सवाल देखेंगे। 52 नंबर सवाल क्या कहता है। 52 नंबर सवाल कहता है कि सी वाटरवेज जो है दे आर ऑफन कनेक्ट्स टू द पोर्ट्स, सी वाटरवेज आर ऑफन कनेक्टेड टू द पोर्ट्स विच इज़ करेक्टली मैच्ड अमंग सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड। पहला पोर्ट है रियो डी जेनेरियो, दूसरा है जो कि मतलब ब्राज़ील से रिलेटेड है, सही है, बिल्कुल सही है। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील का है, डरबन जो है साउथ अफ्रीका का, और मनीला जो है ये इंडोनेशिया। दोस्तों मनीला जो है फिलीपींस में लोकेटेड है, ना कि ये तो कैपिटल है फिलीपींस का, इंडोनेशिया से नहीं है संबंधित। 1, 2 सही है, 3 गलत है, आंसर होगा 1 और 2 ओनली, आंसर होगा सी। 53 नंबर सवाल देखेंगे। 53 नंबर सवाल कहता है कि विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड रिलेटेड टू ट्राइबल सोसाइटी फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज विच हैज़ चेंज इट्स वे ऑफ लाइफ। तो देखिए पिग्मी ट्राइब अफ्रीका में पाए जाते हैं, सेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं, इन्यूट एंड लैप्स पोलार रीजन में पाए जाते हैं, तीनों सही है, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। 54 नंबर सवाल देखेंगे। 54 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो
तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एंड साउथ एशिया। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ टीन आर फाउंड इन मलेशिया। दोनों बातें सही है, आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 55 नंबर सवाल देखेंगे। 55 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सा इसमें से गलत है पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट, सीधा आंसर बताता हूँ, द ग्रासलैंड सिचुएटेड एट हायर अल्टीट्यूड इज कॉल्ड डुआर। गलत है। जो ग्रासलैंड हायर अल्टीट्यूड में होते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है, ना कि डुआर। तो सी गलत है, आंसर होगा सी हमारा। 56 नंबर सवाल देखेंगे। 56 नंबर सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें पूछा है कौन सा करेक्ट है। द कोर्स ऑफ रिवर हिमालयन रीजन, द कोर्स ऑफ रिवर्स ऑफ हिमालयन रीजन इज जिग जैग एंड दे कीप चेंजिंग देयर कोर्स। बिल्कुल सही है। हिमालय से जो स्टीप पहाड़ियों से जो नदियाँ उतरती हैं, ढेर सारा सिल्ट लेके उतरती है, इसलिए क्या होता है कि उनके मुहाने पे सिल्ट जमा होता रहता है, इसलिए कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से मुड़ती रहती हैं। तो ये बात सही है। कोसी रिवर ब्लॉक्स इट्स पाथ बाय ब्रिंगिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट। ये बात सही है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन। दूसरा सही है। तीसरा कहता है कोसी रिवर फ्लो इन द सर्पेंटाइन फॉर्म, इस तरीके से बहती रहती है इन द प्लेन्स। तीनों बातें सही है दोस्तों, आंसर होगा ऑल 3 आर करेक्ट, आंसर होगा डी। 56 का सही आंसर होगा डी। और ये कोसी ही है जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार में बार बार जो है बाढ़ लेके आती रहती है। 57 नंबर सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ लैगून लेक। कौन सा जो लेक है वो लैगून लेक है। चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, एक लैगून लेक है। बिल्कुल सही है, लैगून लेक है। बुलर लेक एक जो है वो मीठे पानी का लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो ये एक लैगून लेक नहीं है। ये एक लैगून लेक नहीं है, ये एक जियोलॉजिकल एक्टिविटी से बना लेक है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर का नेचुरल लेक है भारत में। तीसरा कहता है पुलिकट लेक एक लैगून लेक है और कोलेरू लेक भी एक लैगून लेक है। कोलेरू लेक जो है लोकेटेड है, फ्रेश वाटर लेक है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो ओनली 2 जो है एक लैगून लेक नहीं है, यानी कि 1, 3 and 4 जो है लैगून लेक्स हैं। 58 नंबर सवाल देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून रेन। मानसून जो है भारत में पूरा जो है कृषि के को उन्नति के ऊपर लेके जाता है, तो कौन सा इसमें से जो है फॉल्स है मानसून से रिलेटेड स्टेटमेंट। तो सही आंसर होगा सी, द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया रिमेन्स यूनिफॉर्म एवरीवेयर। गलत है। देखो, स्पेटियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है मानसून का वो घटता बढ़ता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। जैसा कि मैं बता दूं कि अगर आप जैसे भारत को मैप पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं बता देता हूँ। मानसून इधर से आता है, यहाँ से 2 ब्रांच हो जाती है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक अरेबियन सी वाला ब्रांच। तो जो ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है, इधर जैसे नॉर्थ ईस्ट में घुसता है तो हेवी रेन करता है, मौसीन राम चेरापूंजी वगैरह में। जैसे जैसे इधर बढ़ता रहता है इसका वाटर बियरिंग कैपेसिटी कम होता रहता है और ये कम बारिश कराता है इधर। तो लोकेशन वाइज ये चेंज होता रहता है। तो सही आंसर होगा दैट द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया इट डज नॉट रिमेन्स यूनिफॉर्म एवरीवेयर। 59 नंबर सवाल देखेंगे। 59 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बारे में आपको देखना है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें से चुनना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1957 एज द वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इट रिपोर्ट्स टू द बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों को रिपोर्ट भी करता है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो ऑस्ट्रिया वियना में लोकेटेड है और एक बॉडी है UN की ही कह सकते हैं एक तरीके से, जिस तरीके से काम करता है। इट वाज इस्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन थ्रू एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है, बट डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता UN के, बट ठीक है एक तरीके से कह सकते हैं कि रिपोर्ट तो करता ही है। तो 1 and 2 दोनों सही, आंसर होगा सी। 60 नंबर सवाल देखेंगे। 60 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और बताइए कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO जो है
इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच वाज इस्टेब्लिश थ्रू एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग द जेनेवा कॉन्फ्रेंस इन ईयर 1948। ये बात सही है दोस्तों, जितना भी इसमें बात कहा गया बिल्कुल सही है। पहली मीटिंग आईओएम की 1959 में हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट के ऑलमोस्ट 10 साल बाद। दूसरा कहता है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में लोकेटेड है, तो बिल्कुल सही है। 1 और 2 बोथ करेक्ट है, आंसर होगा इसका सी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। 61 नंबर सवाल देख लेंगे। 61 नंबर सवाल कहता है कि ऑन व्हाट बेसिस डिस्पाइट बीइंग यूनिसेलुलर अमीबा जो है इट इज़ कंसीडर्ड ए मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम, वाइल राइजोबियम जो है इट इज़ कंसीडर्ड ए मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। क्या कारण है? तो कारण है इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जो कह सकते हैं कि न्यूक्लियस है, दोनों देखो दोनों यूनिसेलुलर है, बट अमीबा जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, विच इज़ कह सकते हैं विच इज़ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के साथ है, विद सेल मेम्ब्रेन भी है एंड डेवलप्ड ऑर्गेनल्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ पाए जाते हैं। जबकि बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इनमें नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है, किसमें? राइजोबियम में। 62 नंबर सवाल देखेंगे। 62 नंबर सवाल क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक्स ए न्यूक्लियस? किन में न्यूक्लियस नहीं होता है? तो थियोबैसिलस में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर अमीबा में, अनाबीना में भी जो है 1 और 4 में न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सब में न्यूक्लियस होता है। ईस्ट में, पैरामीशियम में, क्लैमी डोमोनास में, यूग्लेना में होता है, तो ओनली 1 और 4 में नहीं होता है, आंसर होगा सी। 63 नंबर सवाल देखेंगे। 63 नंबर सवाल कहता है कि सेलेक्ट कीजिए फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड से रिगार्डिंग आपको कंपोजिशन में क्या गलत है बताना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, प्लाज्मा 60% एंड सेल्स 40%। गलत। ब्लड जो है वो दोस्तों 2 कंपोनेंट से बना है, प्लाज्मा है सेल्स से, एंड प्लाज्मा एंड सेल्स से तो बना ही बना है, तो ये सही है, एक्चुअली सही है, ठीक है, गलत नहीं है, सही है। दूसरा तो कहता है कि द रीजन फॉर ब्लड टर्निंग रेड इज द हीम्स और ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी, तो ये भी सही है। तीसरा कहता है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आरबीसी आर फाउंड इन द ब्लड हुज लाइफ स्पेन इज अबाउट अप टू 3 मंथ्स। तीसरा गलत है, इनका लाइफ स्पेन 3 मंथ का तो नहीं होता है, इनका जो लाइफ स्पेन है वो होता है 4 मंथ का, 120 दिन का भी कह सकते हैं, तो तीसरा गलत है, हमसे गलत ही पूछा है, तो आंसर होगा बी। 64 नंबर सवाल देखेंगे। 64 नंबर सवाल कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने एक पीस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट की थी और जेनेटिक पूरा थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, हेरिडिटी की थ्योरी को बताया था। सो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन हेरिडिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है। पहला दिया गया है कि इन द पी प्लांट द एक्सिलरी पोजिशन ऑफ द फ्लावर इज मोर इफेक्टिव दैन एंटीरियर पोजिशन, तो ये सही है दोस्तों, ये सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म फैक्टर्स आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ जेनेटिक्स, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि इफ बोथ जीन्स आर ऑफ द सेम टाइम इन एलील देन दे आर कॉल्ड होमोजाइगोनस एंड प्योर रेस, तो ये भी बात सही है दोस्तों, तीनों सही है, तो कोई भी गलत नहीं है, आंसर होगा डी। 65 नंबर सवाल देखेंगे। 65 नंबर सवाल कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। करेक्ट सीक्वेंस होगा सालामंदर, पाइथन, कंगारू। सीक्वेंस वाइज देखेंगे, सो सीक्वेंस वाइज जो करेक्ट होगा वो सी ही होगा, बिकॉज कह सकते हैं कि सैलमन से पाइथन बने और पाइथन से ही कंगारू बने हैं, रेप्टाइल से। देखो जो है पाइथन एक रेप्टाइल है और रेप्टाइल जो बने हैं फर्दर इवॉल्व हुआ वो कंगारू बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। 66 नंबर सवाल कहता है कि रेस्पायरेटरी पिगमेंट जो होता है ह्यूमन बॉडी में उसे क्या कहते हैं।
रेस्पायरेटरी पिगमेंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ही जो है वो CO2 को तोड़ के ऑक्सीजन जो है अपने साथ चिपकाता है और ब्लड में ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है। सो रेस्पायरेटरी जो पिगमेंट होता है ह्यूमन बॉडी में वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन RBC which works to deliver oxygen to all organs and cells of the body and transport CO2। CO2 को बाहर निकालता है हमारे लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो पिगमेंट है ह्यूमन बॉडी का, रेस्पायरेटरी से रिलेटेड है। 67 नंबर सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड पेयर है, कौन सा सही मैच है पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला दिया गया है टीबिया। टीबिया जो है लेग बोन को कहते हैं, बिल्कुल सही है, सही मैच है ये। टीबिया और फिबुला जो है वो बोन्स होते हैं लेग में। इलम, इलम जो है वो पुबिस इलम और इसिचियम वो बोन्स होते हैं पेल्विक ग्रिडल के बोन होते हैं हिप के। ठीक है, तो ये गलत हो गया, हिप से रिलेटेड नहीं है, तो सही आंसर होगा ए। 68 नंबर सवाल देखते हैं। 68 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड। एक तरफ है प्लांट्स, दूसरी तरफ है उसके टाइप्स, कौन सा सही मैच नहीं बताना है। तो मनी प्लांट जो है हर्ब नहीं होता है, मनी प्लांट जो है वो हर्ब नहीं होता, इट इज़ एक ये क्लाइंबिंग वाइन होता है ना कि हर्ब होता है। वीक स्टेम होते हैं इसमें, बट जो कि अपने से खुद से खड़ा नहीं हो सकता है, सपोर्ट इनको चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे सही पूछा गया है इनमें से। कलरा एंड मिजल्स आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज, बिल्कुल सही है। कलरा और मिजल जो है वो ख़राब पानी की वजह से होता है, वायरस हो या फिर फंगाई हो, वाटर बॉर्न है। पेशेंट टू पेशेंट भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू वाटर, एयर, इंसेक्ट कांटेक्ट वगैरह से। कलरा जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है। वेयर एज यहाँ पे देखिए दूसरा जो कहता है निमोनिया, कोविड और इन्फ्लुएंजा जो है वो एयर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज़ है। ये बेसिकली होते हैं कैसे, ये वायरस की वजह से होते हैं और इनके जो सिम्टम्स होते हैं चिल्स होता है, रनी नोज होगा, फीवर होगा, स्वेलिंग होगा, रेस्पिरेटरी मोकुसा का, ये सब हो सकता है। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 70 नंबर सवाल देखेंगे। 70 नंबर सवाल कहता है कि रीड कीजिए इन स्टेटमेंट्स को, ये असर्शन और रीजन वाला सवाल है और बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला जो है स्टेटमेंट है असर्शन कह सकते हैं, व्हेन वी चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस, बिल्कुल सही है। अगर आप कह सकते हैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, 1000 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो अगर आप क्वांटिटी चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदलेगा। दूसरा कहता है कि सिंस द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज स्मॉल इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉल, ये गलत है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा सी, दैट ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। 71 नंबर सवाल देखेंगे। 71 नंबर सवाल कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेक्स 2 रिवोल्यूशंस ऑन द सर्कुलर पाथ देन क्या होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है और इस सर्कुलर पाथ पे एक बार चक्कर काटा फिर दोबारा चक्कर काटा तो क्या होगा। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 इनफेक्ट, और फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से जो होगा वो ट्रू है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज 0। सर्कुलर पाथ में जो है अगर 2 रिवोल्यूशन कर लेगा तो क्या वैल्यू 0 हो जाएगी क्या। डिस्टेंस तो बढ़ता ही है, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है एक ही जगह से दोबारा वहाँ पे आ गए तो, बट डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, तो ये गलत हो गया। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये 2 बार चक्कर खाता है तो सर्कमफेरेंस के डबल हो गया, तो डबल द डिस्टेंस ऑफ सर्कमफेरेंस सर्कुलर पाथ होगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा कहता है कि तीसरा कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, चौथा सही है। देखो दोस्तों, अगर आप कोई सर्कुलर पाथ है यहाँ से स्टार्ट किए, कितना भी चक्कर काट के यहीं पे पहुँचोगे तो डिस्प्लेसमेंट वहीं पे आ जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा। तो चौथा जो है सही है, बाकी सब गलत है। हमसे गलत ही पूछा है, सही पूछा है, तो आंसर होगा ओनली सी।
72 नंबर सवाल देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट देके पूछ लिया कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा, स्पीड तो बदलेगी बदलेगी, साथ में डायरेक्शन भी तो बदल सकती है। इधर से लगा दिए फोर्स तो इधर चली जाएगी। तो ओनली जो है स्पीड, ये गलत है, गलत हो गया ये। हमसे करेक्ट पूछा है तो पहला नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कहता है कि when rubbed against a sheet of paper the straw acquires electrostatic charge। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉ है, पीने वाला स्ट्रॉ ले लो, उसको कागज़ में रब कर दो, फिर वो देखोगे ना तो कागज़ को चिपका लेगा। चिपकाता क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है। दूसरा सही है। तीसरा कहता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स वाटर फ्लो ऑनवर्ड डाउनवर्ड इन रिवर। ये गलत है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से नहीं, ये अधेसिवनेस की वजह से कह सकते हैं, ये चलता है, ठीक है। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड जाता है, ना कि फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन से तो रुकेगा। तो तीसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला भी गलत है। चौथा कहता है कि द ऑल ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। बिल्कुल सही। चाहे कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट या फिर कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, एक दूसरे के ऊपर ये ग्रेविटेशनल जो है फोर्स लगाते ही लगाते हैं। तो दूसरा और चौथा सही है, आंसर होगा बी। 73 नंबर सवाल देखेंगे। 73 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट देखने हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट है फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन ब्रेक सिस्टम इन ऑटोमेटेड व्हीकल। स्टेटमेंट देखिए, कहता है कि फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ब्रेक पैड। ब्रेक पैड अपनाओगे तो दोस्तों फ्रिक्शन रिड्यूस होगा या बढ़ेगा? ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो ये गलत हो गया। कबड्डी प्लेयर्स इंक्रीजेज फ्रिक्शन बाय रबिंग द सॉयल ऑन दैट दे कैन कैच द अपोनेंट बेटर। बिल्कुल सही है। कबड्डी प्लेयर क्या करते हैं, मिट्टी उठा के दूसरे के छाती पे, हाथ पे लगा देते हैं ताकि उनको आसानी से पकड़ सके, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तीसरा कहता है कि द फ्रिक्शन जनरेटेड बाई लिक्विड्स एंड गैसेज इज कॉल्ड ट्रैक्शन। ये भी सही है। चौथा कहता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। बिल्कुल सही है। आप दोनों हाथ रगड़ के देख लो, हाथ गर्म ना हो जाए तो सही आंसर क्या होगा? बी। 2 3 4 सही है, एक गलत है, हमसे सही पूछा है। 74 नंबर सवाल देख लेते हैं। 74 नंबर सवाल कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि पोजीशन की वजह से, ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से जनरेट होती है। मान लो कोई किताब है, उसको आप टेबल पे रखे हो तो mgh कुछ होगा, इसको जितना हाइट दोगे उतना ही उसका mgh बदलेगा, ज़्यादा होगा। पहला दे रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन पुलिंग द एरो ऑन बो स्ट्रिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही है। अगर आप कोई ये धनुष है, इसमें तीर लगा हुआ है, इसको खींचोगे तो इसकी हाइट यहाँ से बढ़ेगी, लेंथ या हाइट कह सकते हैं, तो इसके पोजीशन में चेंज आएगा, ये उतना ही जो है mgh इसका बढ़ेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ऑफ टॉय कार व्हेन द की इज इंसर्टेड इनटू इट। ये भी सही है, अच्छा एग्जांपल है। एनर्जी एक्वायर्ड इन स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग इट। ये भी सही है। एनर्जी कंटेंट इन फ्लोइंग वाटर, ये जो है काइनेटिक एनर्जी है। चौथा गलत है। 1 2 3 सही है, आंसर होगा सी। 75 नंबर सवाल देखेंगे। 75 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स करेक्टली कन्फर्म्स द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा है करेक्टली एक्सप्लेन करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को? पहला देखिए, मोशंस ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन करता है। ट्री ग्रोज ऑन अर्थ, ये नहीं करता है, ये बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। ट्री ग्रो करता है, ग्रेविटेशन को नहीं दिखाता है, ठीक है। टाइड्स कॉज्ड बाय सन एंड मून, बिल्कुल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये भी ग्रेविटी की वजह से ही होता है। तो 1 3 4 इसका सही आंसर होगा, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। 76 नंबर सवाल देखेंगे। 76 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट को, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंसी फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये बात सही है।
जो बॉइंसिंग फोर्स जो होती है जिसे उत्प्लवन बल कहते हैं वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। पहला सही है। दूसरा कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो बॉल है, पानी में डुबा दिया आपने, दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज लेस देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट। ये गलत है। इट विल बी द इक्वल वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई द ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है उतना ही लगेगा उसके ऊपर। तो दूसरा गलत है, पहला सही आंसर होगा 1। ओनली 1 इज करेक्ट या फिर ट्रू कह सकते हैं। 77 नंबर सवाल देखेंगे। 77 नंबर सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। 4 स्टेटमेंट दिए, कौन सा फॉल्स है बताना है। सीधा आपको आंसर बताता हूँ। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। गलत, गलत है ये, ठीक है। टेम्परेचर जब ह्यूमन बॉडी का निकालना होता है तो आपको जो है माउथ में डालने के लिए एक टेम्परेचर छोटा सा आता है ट्यूब, थर्मामीटर, ठीक है। लेबोरेटरी वाला तो नहीं डालोगे ना मुंह में पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 78 नंबर सवाल। द ओसिलेशंस ऑफ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम ए सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग कैन बी इंड्यूस्ड व्हेन। आंसर होगा व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर्स कीप द ओसिलेशन कांस्टेंट। 79 नंबर सवाल देखेंगे। 79th नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20 and its mass number is 40, then which of the following elements will be isoelectric atom of calcium? सही आंसर होगा डी, द एलिमेंट विच हैज़ 18 प्रोटॉन्स एंड 22 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। यहाँ पे 20-19 करोगे तो 39 ही होंगे, 18-19 करोगे तो 37 ही होंगे, 20-18 करोगे तो 38 ही होंगे, और हमें कितना चाहिए? टोटल 40। तो आंसर होगा डी। 80th क्वेश्चन देखते हैं। 80th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सही आंसर होगा इसका द एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स टू सॉल्यूशन इंक्रीजेज इट्स वाटर पोटेंशियल। गलत है, वाटर पोटेंशियल को ये नहीं बढ़ाता है, ठीक है। आंसर होगा बी। 81 नंबर सवाल देखेंगे। ये कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को, और ये स्टेटमेंट रिलेटेड है आयोनिक कंपाउंड से, बताइए कि कौन सा फॉल्स है। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, पहला कहता है, ये गलत है, ये सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल नहीं सॉल्युबल होते हैं। दूसरा कहता है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, ये सही है, ये सही है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में, ये सही है। दूसरा कहता है कि आयोनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है, ये दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दूसरा जो है फॉल्स है, यानी कि आंसर होगा बी। 82 नंबर सवाल देखेंगे। 82 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है कार्बन की। देयर इज ए stinging pain when the leaves of nettle plant are touched. That pain is caused by the secretion of which acid? तो आंसर होगा मेथनोइक एसिड। आंसर होगा मेथनोइक एसिड, ठीक है। मेथनोइक एसिड को HCOOH कहते हैं। अगर जो इसका पत्ता आपके बॉडी में टच होगा ना, आपको एक अलग सा दर्द फील होगा। 84 नंबर सवाल देख लेते हैं। 84 नंबर सवाल कहता है कि व्हेन कॉपर यूटेंसिल्स आर केप्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम ए लाइट ग्रीन सब्सटेंस गेट्स डिपॉजिटेड ऑन देम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस ग्रीन सब्सटेंस। इस ग्रीन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? ये होता है बेसिकली मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। आंसर होगा इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ ए एंड बी। आंसर होगा सी। 85 नंबर सवाल देख लेते हैं। 85 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट को और बताइए कि कौन सा करेक्ट है। कैन बी इनग्रेव्ड और स्क्रैच्ड ऑन ग्रास। डायमंड,
फ्रॉम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्रॉम एक्वा रेजिया जिसे अम्लराज भी कहते हैं, फ्रॉम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ओनली 1 and 2। 86 नंबर सवाल देखेंगे। 86 नंबर सवाल कहता है कि इन स्टेटमेंट्स को देखना है रिलेटेड टू कंपाउंड ऑफ कार्बन और कौन सा सही है बताना है। पहला दे रहा है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कनेक्टेड बाय ओनली वन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड बॉन्ड। दोनों बातें सही है। तीसरा कहता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर मोर रिएक्टिव देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। गलत है, बिकॉज अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं कार्बन के वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड से, तो उल्टा यहाँ पे नहीं चलेगा। आंसर होगा 1 and 2 सही है, 3 गलत है। आंसर होगा सी इसका। तो अगला सवाल देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है। सो सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट जो है they are added to the detergent in laundry powder so that what पहला दिया गया कि so that the powder should remain dry। पहला दिया so that the powder should remain dry, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि the alkalinity of the powder should be maintained। दोनों बातें सही है। आंसर होगा सी, both 1 and 2 are correct। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है कि विच इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स गिवन बिलो टू द जीडीपी। जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है टर्सरी सेक्टर का आता है, फिर आता है सेकेंडरी का, फिर आता है प्राइमरी का। तो आंसर होगा इसका बी, सबसे ज़्यादा टर्सरी यानी कि लगभग 50% से ज़्यादा, 52% के आसपास। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर है 28, 29, 30 के आसपास कंट्रीब्यूशन रहता है। और तीसरा जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, 17 से 18% के आसपास का कंट्रीब्यूशन रहता है। आंसर होगा बी। नेशनल इनकम ऑफ कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड क्या होता है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का डिफरेंट मेथड होता है। नेशनल इनकम कह सकते हैं कि जो होता है वो टोटल जो जीडीपी है भारत का वो कह सकते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। आंसर होगा डी। 90 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो जो सही आंसर होगा इसका होगा ड्यू टू दिस चेंज इन प्रोडक्शन कैनॉट बी नोन। आंसर होगा डी। 91 नंबर सवाल देख लेते हैं। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड देखना और बताना है कौन सा इसमें से ट्रू है, गलत है, सॉरी फॉल्स बताना है। पहला देखिए, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ 5 ईयर प्लान टिल 2017 नॉट ओनली मेंशन द ऑब्जेक्टिव टू अचीव इन 5 ईयर प्लान, बिल्कुल सही है, बट ऑल्सो मेंशन द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है, पहला सही होगा। हमें फॉल्स देखना है। दूसरा कहता है कि दिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ये भी सही है। इंडियाज 5 ईयर प्लान यूज टू स्पेसिफाई हाउ मच ऑफ ईच गुड एंड सर्विसेज वुड बी प्रोड्यूस, ये गलत है। इसमें ये नहीं बोला जाता था कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, ये इसमें ये बोला जाता था किस तरीके का डेवलपमेंट करना है। तो तीसरा ही एक गलत है, आंसर होगा सी। आंसर होगा ओनली सी, ठीक है। जो ये 5 साल का 5 ईयर का डॉक्यूमेंट होता था, ये ऑब्जेक्टिव्स में मतलब जो है ये नहीं बताता था कि कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है, ये बताता था कि टारगेट ऑफ द प्रोडक्ट जो है डिटरमाइन होता था इन विच देयर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस। 92 नंबर सवाल देखेंगे। 92 नंबर सवाल कहता है कि ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट मेथड्स मेनी स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू यूज ऑल्टरनेटिव मेथड्स। वन ऑफ दीज मेथड्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन, which is named Sen index. This index is used to assess which social progress or process। इसका सही आंसर होगा पॉवर्टी असेसमेंट। आंसर होगा सी। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 93 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। ये 4 जो है आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा जो है सही है आपको बताना है। पहला दे रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाज इनकरेज्ड इन इंडिया आफ्टर 1990s। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसके अभी जो है 45 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि इनिशियली दीज ग्रुप्स आर इनकरेज टू पुल देयर सेविंग एंड लेंड टू ईच अदर। होता क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग होते हैं, इसमें सब लोग कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं, फिर उसी पैसे से मान लो इस बंदे को रिक्वायरमेंट पड़ गई तो उस पैसे से ये ले लेता है और अपना काम करता है, फिर वापस ये पैसा जमा कर देता है। तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पार्शियल फाइनेंसिंग असिस्टेंस टू दीज ग्रुप्स थ्रू बैंक। ये भी सही है। चौथा कहता है कि दीज ग्रुप डिसाइड हु शुड बी गिवन लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। चारों बातें सही हैं, यानी कि सभी सही है। आंसर होगा डी। 94 नंबर सवाल देखेंगे। 94 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। पहला देखिए, इंडिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज इसेंशियली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। बिल्कुल सही है। जब ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो लगभग 93% के लोग आसपास लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडियन फार्मर्स हैड टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप। ये बोलते थे इंडिगो उगाओ और तमाम कैश क्रॉप टी वगैरह उगाने के लिए फोर्स करते थे, विच वेयर यूज्ड इन इंग्लैंड फैक्ट्रीज। ये बात सही है। तीसरा कहता है कि द लैंड टेन्योर सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी द मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम आया था। सभी बातें सही हैं। आंसर होगा डी। 95 नंबर सवाल देख लेंगे। 95 नंबर सवाल कहता है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जो कि 1956 में आई थी। फॉल्स बताना है। सही आंसर होगा इट वॉज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन लाइसेंसेस फॉर इंडस्ट्री। इसमें ईजी किया गया था, ठीक है, ना कि डिफ़िकल्ट किया गया था। बिकॉज इसमें जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो प्रपोजल था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रपोजल इट वाज ईजियर फॉर इंडस्ट्रीज टू सेटअप इन इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस एरिया। वहाँ पे लाइसेंस लेना आसान था। ये गलत बोल रहा है, तो आंसर हमें गलत ही पूछा है। आंसर होगा डी। 96 नंबर सवाल देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो सही आंसर होगा फॉल्स जो है इसमें से वो है इन रूरल एरिया मोस्ट ऑफ द लोन्स क्रेडिट इज फाइनेंस थ्रू फॉर्मल सोर्स। गलत है। रूरल एरिया में जो है मोस्टली इनफॉर्मल सोर्सेस होते हैं, साहूकार वगैरह कोई जानकार हो वो पैसा देता है और बहुत हाई रेट का इंटरेस्ट लेता है। 97 नंबर सवाल देखेंगे। 97 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन दो स्टेटमेंट को, बताइए कौन सा जो है फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कैश डिपॉजिट रेशियो जो है इट इज़ द अमाउंट दैट कमर्शियल बैंक हैव टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्या सही है? बिल्कुल सही है, जैसे कि CRR। दूसरा कहता है कि SLR जो होता है इट ऑब्लाइजेस बैंक टू एलोकेट ए पोर्शन ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू रिकॉग्नाइज एसेट्स। दोनों बातें सही है, यानी कि हमारा हमसे पूछा कौन सा गलत है, तो दोनों में से कोई गलत नहीं है। आंसर होगा डी। ये दोनों CRR और SLR से रिलेटेड सवाल है, बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। 98 नंबर सवाल देखेंगे। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहला देखिए री एलोकेशन ऑफ सोर्सेस। बिल्कुल, बजट में क्या होता है, री एलोकेट किया जाता है रिसोर्सेज को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इनकम एंड वेल्थ का टैक्सेशन के थ्रू, ये भी सही है। स्टेबलाइजेशन किया जाता है एक्टिविटी का, ये भी सही है। और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज किया जाता है। चारों बातें सही है। आंसर होगा डी। ये सब बजट में होता है। 99 नंबर सवाल देखते हैं। विथ रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST जिसे कहते हैं, आपको ये 3 स्टेटमेंट देखने हैं और कौन सा जो है करेक्ट है बताना है। पहला देखिए, इन GST एक्सपोर्टर्स डू नॉट पे टैक्सेस ऑन देयर आउटपुट बट आर इंटाइटल्ड टू रिफंड ऑन टैक्सेस दे पेड ऑन देयर इनपुट। तो ये तो सही है। दूसरा कहता है कि GST इज लेविड ऑन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स ओनली। गलत। GST आपको सर्विसेज पे भी लगाई जाती है, ना कि खाली गुड्स ओनली पे, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा कहता है कि अंडर द GST regime, goods and services are classified into different tax slabs
बेस्ड ऑन ओनली ऑन देयर इसेंशियल नेचर, गलत है। दे आर टैक्सड ऑन नॉट ओनली ऑन द देयर इसेंशियल नेचर बट ऑल्सो कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस के ऊपर होता है इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 1 और 3 गलत है, कौन 1, 2 और 3 गलत है, ओनली 1 सही है, आंसर होगा ए। 99 का आंसर होगा ए। 100 नंबर सवाल देखेंगे। 100 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द ग्लोबल टाइगर फोरम इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी कैंपेनिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियन टाइगर्स। गलत है। ग्लोबल टाइगर फोरम जो है इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल बॉडी established with members from interested countries to achieve a worldwide campaign common vision to save remaining 5 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर्स comprising 14 टाइगर रेंज। ये वर्ल्ड वाइड की है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ना कि एशियन रीजन की। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कि द सेक्रेटरीट ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम इज लोकेटेड इन ढाका, बांग्लादेश। सेक्रेटरीट जो है क्या इसका ढाका बांग्लादेश में लोकेटेड है? एक्चुअली दोनों गलत है, ढाका में नहीं है। इसका सेक्रेटरीट नई दिल्ली में, ढाका में नहीं है। तो दोनों गलत है, आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। 101 नंबर सवाल देखेंगे। 101 नंबर सवाल कहता है कि हु विल टेक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर द 4th consecutive टाइम। तो ले तो लिया था शेख हसीना ने, लेकिन अभी बांग्लादेश में उथल पुथल हो गया भैया, इनको भगा दिया गया, भारत में आके छिपी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर ग्रामाटोफिलम स्पेसियोजम एंड यूलोफिया ऑफ टूसा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। दे बोथ आर प्लांट्स, आंसर होगा सी, दे बोथ आर प्लांट्स। टाइगर ऑर्किड का जो है उसका साइंटिफिक नेम है ग्रामाटोफिलम स्पेसियोसम, ठीक है। और ग्राउंड ऑर्किड का नाम है यूलोफिया ऑब्टूसा। तो दोनों जो है प्लांट्स हैं, दोनों जो है प्लांट्स हैं। 103 नंबर सवाल देखेंगे। विथ रेफरेंस टू इंडिया एंड फ्रांस रिलेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशन से, और कौन सा सही है आपको बताना है। मालाबार इज ए फ्लैगशिप बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी। दोस्तों मालाबार जो है ना वो 4 कंट्रियों के बीच में होता है, जिसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल रहता है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कि ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दिस वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस, 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ताकि डेवलप और डिप्लॉय किया जा सके सोलर एनर्जी को ग्लोबली। ये बात सही है, दूसरा से ये पहला गलत हो गया। तीसरा कहता है कि बोथ द कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड इन इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। तीसरा भी सही है, हमसे सही तो पूछा है। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा दोस्तों, 20 का सही आंसर होगा। 104 नंबर सवाल देख लेते हैं। कहता है कि कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इट हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सही है, ठीक है, इसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो क्या गड़बड़ है? सही है बिल्कुल। इन दिस इम्फेसिस विल बी गिवन ओनली ऑन, ओनली लगा दिया तो गलत हो जाता है। गिवन ओनली ऑन स्किल रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री 4.2 गलत है। इसमें
जो है सबके लिए जो है ग्रोथ के लिए लाया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह सबके लिए, तो खाली इंडस्ट्री 4.0 के लिए नहीं है। तो जो ओनली सही है इसमें ओनली वन सही है, दूसरा सही नहीं है। 105 नंबर सवाल देखेंगे। 105 नंबर सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। 105 नंबर सवाल कहता है कि विथ रेफरेंस टू भारत रत्न अवार्ड कंसीडर कीजिए इन 4 स्टेटमेंट को, बताइए कि कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट एक्नॉलेजेस इंडिविजुअल्स फॉर एक्सेप्शनल सर्विस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री, 1954 में लॉन्च हुआ था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, बिल्कुल सही है, 1-2 तो सही है। तीसरा कहता है कि द अवार्ड कैरीज ए मॉनेटरी ग्रांट ऑफ 5 लाख, गलत, इसमें 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है, तीसरा गलत हो गया। चौथा कहता है कि इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अवार्ड कैनॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ द रिसिपिएंट नेम। जो एबोलिशन ऑफ टाइटल है आर्टिकल 18(1) के तहत, उसके तहत आपको भारत रत्न मिला है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हूँ, गलत, ये नहीं हो सकता है। तो 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है, सॉरी 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है, हमसे सही पूछा है, तो 1, 3, 4 इसका आंसर होगा, 1, 2, 4 सॉरी, तीसरा तो गलत ही है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर सवाल। 106 नंबर सवाल कहता है कि सी केयर्स वेब पोर्टल जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है दोस्तों कोल सेक्टर से रिलेटेड। सी केयर जो है इसको यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया गया था, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वेब पोर्टल पे। एंड ये जो है स्कीम है ये डेवलप किया गया है सीडैक के द्वारा, ताकि डिजिटाइज किया जा सके रिकॉर्ड ऑफ 33.3 लाख प्रोविडेंट फंड शेयर होल्डर एंड 6.1 लाख पेंशनर ऑफ द कोल सेक्टर, उनके लिए लाया गया था ये सी केयर्स करके। अगला सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे दिया, बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो कह रहा है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस ensures fair and effective representation in democracy by equality distribution funds and among all electoral constituency। ये फंड से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ये फंड से रिलेटेड नहीं है, ये इक्वल लोगों को जो है बांटने के लिए है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लोग होंगे, ना कि फंड से रिलेटेड। पहला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कि द डिलिमिटेशन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। ये गलत है, ये ओनली नंबर ऑफ पीपल को हिसाब से ये करता है, ना कि बाउंड्री को चेंज करता है। बाउंड्री को चेंज कैसे कर सकता है भाई, वो तो चेंज करने के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का बाउंड्री चेंज करने के लिए आपको इस चीज़ का यूज नहीं करना पड़ेगा। दोनों गलत है, आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट। प्रोजेक्ट कूसा किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट कूसा जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इन्हेंस करेगा कैपेबिलिटी ऑफ द एयरफोर्स। रिसेंटली एक एम्बिशियस स्कीम लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट कूसा कहा जाता है इसको। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इन्हेंसिंग एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। एंड इस प्रोजेक्ट में एयर डिफेंस सिस्टम लाइक इजरायली आयरन डोम जैसी चीज़ों को भारत में डेवलप किया जाएगा, भारत में लाया जाएगा। 109 नंबर सवाल देखेंगे अब। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल। कल्की धाम टेम्पल जो है बना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और ये संभल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। कल्की धाम जो है वो लॉर्ड विष्णु के एक इनकारनेशन माने जाते हैं। 110 नंबर सवाल देखेंगे। कंसीडर कंसीडर कीजिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग पीएम विश्वकर्मा योजना। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, बाद में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है इसमें से सही है। तो देखिए पहला देखिए, दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय पीएम मोदी, सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। ये जो है विश्वकर्मा जयंती पे सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। दूसरा कहा जाता है कि दिस स्कीम इज़ फंडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, गलत। दिस स्कीम इज़ कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव है, इसमें स्टेट का कोई भी फंडिंग नहीं आता है। दूसरा गलत है, पहला सही है। तो हमसे सही पूछा, आंसर होगा ओनली 1।
कीरू हाइडल प्रोजेक्ट जो है, कीरू हाइडल प्रोजेक्ट इट इज़ बीइंग डेवलप्ड ओवर द विच रिवर। तो ये रिवर चेनाब के ऊपर डेवलप किया जा रहा है, आंसर होगा सी। 112 नंबर सवाल देखेंगे। 112 नंबर सवाल कहता है, 112 नंबर सवाल देख लेते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया गया और कौन सा सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि दिस पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट्स द प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म जो है दिस हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर डिजिटल इंटीग्रेशन इन लॉजिस्टिक सेक्टर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तीसरा कहता है कि लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ स्टेट। तीनों बातें सही, आंसर होगा इसका डी। 113 नंबर सवाल देख लेंगे। तो दोस्तों 113 नंबर सवाल क्या कहता है देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली डिस्कस्ड ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन से रिलेटेड 2 बातें कही गई हैं, कौन सा फॉल्स है बताना है। इन द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट ग्रीडफ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय ग्रीड, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। ग्रीड की वजह से जो इन्फ्लेशन आया कि भाई आपको लालच हो गई, ठीक है, आपको लालच हो गई कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीडफ्लेशन इकोनॉमिक फ्लोज डू नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो दूसरा कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीडफ्लेशन इकोनॉमिक फ्लो डिपेंड ऑन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, इट डू नॉट डिपेंड ऑन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ये ग्रीड पे डिपेंड करता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा फॉल्स है, आंसर होगा बी। 114 नंबर सवाल देखेंगे। 114 नंबर सवाल कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गर्भिनी GA2 AI मॉडल ऑफ इंडिया। सही आंसर होगा बी। एक्यूरेटली डिटरमाइन फीटल एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 115 नंबर सवाल कहता है कि PM दक्ष योजना जो है इट हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो PM दक्ष योजना जो है दोस्तों ये रिलेटेड है स्किल डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से। 116 नंबर सवाल कहता है कि डीप ओशन मिशन जो है इट हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, आंसर होगा सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ ए सुप्रीम स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, बिल्कुल जी सही है। दूसरा कहता है कि द यूनियन होम मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दोनों बातें सही, आंसर होगा सी इसका। नहीं सॉरी, आंसर सी नहीं होगा। यूनियन होम सेक्रेटरी जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, ना कि मिनिस्टर। तो 1 सही है, दूसरा सही नहीं है, आंसर होगा 1 ओनली। 118 नंबर सवाल देख लेंगे। दस्तलिक जो एक्सरसाइज होता है, दस्तलिक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इट इज़ ए ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नेशंस। तो एक्सरसाइज दस्तलिक जो होता है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज दस्तलिक होता है। 119 नंबर सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंडक्टेड नेवल ड्रिल नेम्ड मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2024। तो ये चाइना, ईरान और रसिया ने मिलकर किया है, आंसर होगा ए। 120 नंबर सवाल देखेंगे। 120 नंबर सवाल कहता है कि रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंडक्टेड ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्वेलेंस मिशन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, अंडमान एंड निकोबार। 121 नंबर सवाल कहता है कि हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फ्लैग बियरर ऑफ फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में फ्लैग बियरर बने शरद कमल और PV सिंधु। तो यहाँ पे शरद कमल ऑप्शन में है, आंसर होगा बी। 122 नंबर सवाल देख लेते हैं। 122 नंबर सवाल कहता है कि अफानासी निकितिन सी माउंट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लाइज इन विच ओशन।
तो ये लाई करता है इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन। 123 नंबर सवाल कहता है कि हु एमंग द फॉलोइंग ऑर्डर्ड गांधी जी टू लीव चंपारण। चंपारण का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उस समय W.B. हाईकॉक। इसने बोला था कि भाई यहाँ से चले जाइए, आप आएंगे तो दिक्कतें होंगी। गांधी जी ने मना कर दिया, बोला मैं रहूँगा, आप मुझे अरेस्ट करो। आंसर होगा बी। 124 नंबर सवाल देख लेते हैं। 124 नंबर सवाल कहता है कि हु लेड द फार्मर्स मूवमेंट इन गया इन 1931। आंसर होगा इसका यदुनंदन शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी का फेमस सवाल है ये। ड्यूरिंग विच नेशनल मूवमेंट, 125 नंबर देखिए, ड्यूरिंग विच नेशनल मूवमेंट वॉज द नेक्ड स्ट्राइक। नंगी हड़ताल जो है छपरा में ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ पे जो प्रिजनर थे उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों के दिए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, नंगे हो गए थे। तो ये हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में, छपरा में, छपरा सेलुलर जेल में। अंडर whose chairmanship was Labour Inquiry Committee appointed by Congress Cabinet formed in 1937 in बिहार। आंसर होगा इसका सी राजेंद्र प्रसाद। विच मुगल गवर्नर ऑफ बिहार मेड रोहतास इज कैपिटल। रोहतास को कैपिटल बनाने वाला जो ये पर्टिकुलर मुगल गवर्नर है वो है मान सिंह। आंसर होगा राजा मान सिंह, जो कि अकबर से रिलेटेड था, अकबर का दोस्त था ये। 128 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि हु स्टार्टेड रिवोल्ट ऑफ 1857 इन पटना। पटना में पीर अली खान जो कि एक बुक सेलर थे, इन्होंने रिवोल्ट को स्टार्ट किया था पटना में। इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी बाद में। 129 नंबर सवाल कहता है कि आफ्टर द चंपारण सत्याग्रह गांधी जी हैड एग्रीड टू रिटर्न व्हाट परसेंटेज ऑफ द इलीगल रिकवरी टू इंडिगो प्लांटेशन ऑनर। 129 का सही आंसर होगा डी 25%। Who was the Vice Chancellor of Bihar Vidyapith established on 6 February 1921? आंसर होगा मौलाना मजरूल हक। During the non-cooperation movement, in which area the Nasbandi movement was mainly carried out and an appeal was made to give up drug abuse? इसका सही आंसर होगा डुमरांव। बिहार स्पेशल का ये सवाल है। 132 नंबर सवाल देख लेंगे। 132 नंबर सवाल कहता है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजीज अटैक ऑन बिहार। बख्तियार खिलजी का अटैक हमें तबकाते नसीरी से पता चलता है। आंसर होगा सी। नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैजेट्स। आंसर होगा इसका इन सिलिकॉन रिस्ट बैंड, इन क्वांटम और स्केलर एनर्जी पेंडेंट एंड इन थेसिलॉजी टेप। तीनों इसका सही आंसर होगा। आंसर होगा ऑल थ्री। इसका आंसर होगा डी। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट एरिया इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक तो इसमें नीति आयोग है और दूसरा इसमें कौन है बताना है आपको। तो इसमें एक तो नीति आयोग है, सॉरी नहीं, नीति आयोग नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दोनों इसमें शामिल है। आंसर होगा ए। 135 नंबर सवाल कहता है कि विच पेयर वन द मेंस डबल टाइटल इन ऑफ मियामी ओपन 2024। ये इटली में होता है। तो इसका सही आंसर होगा मैट एबडॉन एंड रोहन बोपन्ना। आंसर होगा ए। 136 नंबर सवाल देखेंगे। 136 नंबर सवाल कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नोरो वायरस। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ए पर्सन कैन बिकम इन्फेक्टेड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोरो वायरस सेवरल टाइम्स इन देयर लाइफ। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल टू क्योर ऑफ दिस वायरस। दोनों बात सही। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। 137 नंबर सवाल कहता है कि अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन रेट्स ग्लोबली। इसका सही आंसर होगा भारत। भारत का जो है प्लास्टिक प्रोडक्शन सबसे कम है ग्लोबली पर कैपिटा। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, नासा से रिलेटेड है। नासा ने इसको जो है लॉन्च किया गया था सैटर्न के मून टाइटन की स्टडी करने के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 139 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। पहला कहता है कि इट वाज इस्टेब्लिश बाई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल गलत। इसको जो है 89th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर आर्टिकल 338A। दूसरा कहता है कि तो ये गलत हो गया, इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाई इंक्लूडिंग आर्टिकल 338A इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। तीसरा कहता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं क्या, NCST के, गलत। NCST के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो ये नहीं होते, ये एक ऐसे बंदे होते हैं जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं, ठीक है, ना कि डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नहीं होते हैं। तीसरा भी गलत है। सही आंसर होगा ओनली 2, इसमें सही है आंसर, इसका होगा ओनली 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देख लेंगे 140 नंबर सवाल कहता है कि रिसेंटली विच पोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बाई शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री। 140 का सही आंसर होगा विजिंजम पोर्ट, विजिंजम पोर्ट आंसर होगा सी। अडानी ग्रुप का जो ये विजिंजम पोर्ट है ये केरल में है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, दिस इज़ अप्रूव्ड बाय शिपिंग मिनिस्ट्री, आंसर होगा सी। देखो दोस्तों बाकी 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, एक बार स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसे रोक रोक के सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप इसे पॉज करके सॉल्व कर लेना। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पूरा ये सेट, ठीक है, मिलेंगे अगले सेट में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय।